तो आज की वीडियो में रिएक्ट और एनालाइज करेंगे यूसीएल मैच डे 1 को। ऑल्सो बात करेंगे इंटर मियामी की 4-0 विक्ट्री के बारे में, मेसी की इंजरी के बारे में और मेसी के एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू के बारे में। और लास्टली कवर करेंगे राहुल द्रविड़ की लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जहां पर उन्होंने मेजर हिंट्स ड्रॉप करे फॉर इंडियाज गेम प्लान फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। सो लेट्स बिगिन। तो भाई आज एक और पॉडकास्ट जहाँ पे हम लोग काफी सारी बातें करने वाले हैं, बट आज का थीम थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा इन माय ओपिनियन, बिकॉज जितने भी सेगमेंट्स हैं हर जगह थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो होनी ही वाली है। तो भाई स्टार्ट करते हैं यूसीएल से, बिकॉज लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने कुछ यूसीएल मैचेस कवर कर रहे थे, यहाँ पे भी कुछ बड़े बड़े मैचेस कवर करने हमें। और उसके बाद ऑफ कोर्स जो एक राहुल द्रविड़ की एक्सप्लोसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जहाँ से हमें काफी सारे हिंट्स मिले और पिछले पॉडकास्ट हमने जो भी डिस्कस किया था काफी हद तक वैलिडेट भी हुआ है। तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेसी के भी बहुत ही एक्सप्लोसिव पीएसजी पर अटैक्स आए कुछ, वो भी उनकी बातें करनी है बहुत सारी। बट यूसीएल से शुरुआत करेंगे यार, बिकॉज आई थिंक दैट्स द प्राइमरी टूर्नामेंट राइट नाउ जो कि सबके दिमाग में। सो सबसे पहले किस मैच से बात करना चाहते हो? आई थिंक मैड्रिड से ही करते हैं। सबसे पहले मैड्रिड का मैच था भाई। मैड्रिड के मैच में देखें तो आई थिंक अगेन हमें वैसी ही परफॉर्मेंस देखने को मिली जब जो चीज़ हम लोग अभी तक पूरे सीजन में देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट जब से हमने बेंजेमा तब से गया तब से यही चल रहा है। यूनियन बर्लिन से मैच था सबसे पहले तो। जिनको नहीं पता यूनियन बर्लिन की क्यों हम लोग इतनी ज़्यादा हाइप बन रही है और क्यों इतनी क्रेजी स्टोरी कहा जा रहा है, 2008 तक यूनियन बर्लिन 3rd डिवीजन में खेल रही थी। आई थिंक उनका यूसीएल का डेब्यू है, डेब्यू है ये 2009 में जाके ये टीम 4 साल पहले पहली बार जाके बुंडेसलीगा की 1st डिवीजन में खेली है। और ये उनका पहला मैच था अगेंस्ट द जायंट्स रियल मैड्रिड, जो 14 टाइम्स यूसीएल विनर है, और बर्नेबाउ में मैच था। एंड दे वर दिस क्लोज टू भाई मैं इतना खुश था ना कि मतलब ये सही में ड्रॉ होने वाला है, मैं मस्ती करूंगा पूरी। बट ये रियल मैड्रिड के साथ क्या सीन है? एग्जैक्टली, आई थिंक काफी इंस्पिरेशनल होता है एक्चुअली में अगर ये यूनियन बर्लिन ड्रॉ निकाल लेती है यहाँ से, एंड बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है नॉट जस्ट यूनियन बर्लिन को बट इन फैक्ट जो भी ऐसी टीम है जो कि ड्रीम करती है अल्टीमेटली यूसीएल जाने का। लाइक इनकी तो स्टोरी इतनी ज़्यादा खास है कि देयर वर टाइम्स जब ये जो क्लब है बैंकरप्ट हो गया था। अच्छा। एंड जो फैंस हैं उनने अपना ब्लड डोनेट करा ताकि पैसे इकट्ठा कर सके। अच्छा प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मैंने एक रील देखी थी जहाँ पे मैच से पहले मैड्रिड में भी ये लोग पूरी स्ट्रीट ब्लॉक करके बहुत डोमिनेटिंग चांट्स मार रहे थे और सामने पूरा एक वो फ्लैग बना हुआ था उनके। डोमिनेटिंग चांट्स मार रहे थे। इनफैक्ट स्टेडियम में भी काफ़ी लार्ज पोर्शन ऑफ स्टैंड था जहाँ पे यूनियन बर्लिन के फैंस भरे पड़े थे। तो मुझे लगता है कि इन जनरल काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। एंड अगर हम लोग मैड्रिड की बात करते हैं तो सबसे पहले तो भाई ये नॉर्मल वही फॉर्मेशन थी इनकी, 4-1-2-1-2 के साथ गए थे। वाल्वर्दे क्रूज को हमने इस बार थोड़ा रेस्ट देने के लिए बेंच कर रखा था। मॉड्रिच, कामाविंगा और चुआमेनी ने स्टार्ट किया था। चुआमेनी ऑब्वियसली द सिंगल पिवट। एंड अगर हम लोग सामने बेलिंगम था एंड आगे हमारे रोड्रिगो और होजेलू थे। डिफेंस की बात करते हैं क्योंकि गोलकीपिंग पे केपा ही था और कोई ऑप्शन भी नहीं है। डिफेंस में हमने मेजर चेंज ये करा था कि गार्सिया बेंच कर दिया था हमने, उसकी जगह हमने एल्बा जो है लेफ्ट बैक पे खिलाया। नाचो और अपना रूडिगर नेचुरली हमारे सेंटर बैक्स बन गए थे। और राइट विंग पे कार्वाहाल भाई साहब इतना अच्छा स्टार्ट करा इन्हें सीजन का, फिर से इंजर हो गए। अल्टीमेटली वास्कस स्टार्ट करता है। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप भी नहीं था एकदम, क्योंकि ऑलरेडी डिप्लीटेड स्क्वाड है। उसके बाद अपनी ए टीम भी नहीं खिला पा रहे हो तो थोड़े तो शेकी लग रही थी। बट वोंट यू से कि यार जिस टाइप का ऑन पेपर ये फिक्सचर था, एंसेलोटी के पास it made full sense for him to bench his main players because वैसे ही स्क्वाड इतनी डिप्लीटेड है। और ला लीगा में इस बार बार्सिलोना से आई होप एज अ बार्सा फैन की बहुत अच्छी टक्कर मिलने वाली है। सो यू वुड वांट टू सेव योर बेस्ट प्लेयर्स फॉर द बेस्ट गेम्स। अब यूसीएल में भी आगे जाके और डिफिकल्ट गेम्स मिलने वाले थे, तो ऑन पेपर डिड इट नॉट मेक सेंस फॉर हिम टू बेंच सो मेनी प्लेयर्स। पता है, आई थिंक इट मेड ऑल द सेंस। बट एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है, हमारे अगर हम लोग आगे की बात करते हैं, होजेलू, रोड्रिगो, बेलिंगम, चुआमेनी, ये वो प्लेयर हैं 4 जो कि रिगार्डलेस पूरे सीजन खेलते ही आ रहे हैं। हम इनको बेंच कर ही नहीं सकते थे क्योंकि प्लेयर्स ही ऑल अवेलेबल नहीं थे। सेम गोज फॉर रूडिगर। नाचो बाद में आया था, एल्बा ने भी पूरे सीजन स्टार्ट कराया। तो हमने करे कुछ प्लेयर्स बेंच एंड आई थिंक एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि इट मेड ऑल द सेंस। बट इन जनरल हमारी जो काफ़ी टीम थी, ऐसे इट वॉज नॉट लाइक कि हमारी प्रॉपर बी टीम खेल रही थी। ये टीम ही है जो कि कह सकते हैं कि कुछ कुछ जगहों पे बी टीम, माइनर सब्स्टिट्यूशंस। बट अगर हम लोग फर्स्ट हाफ पे आते हैं, आई थिंक स्टार्ट यूनियन बर्लिन ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा करा था। एंड दैट इज़ वॉट आई लाइक अबाउट जर्मन टीम्स, क्योंकि ये कैसे भी टाइप का मैच हो ना, वो अटैकिंग इंटेंट दिखाती हैं सारी जर्मन टीम्स। आई थिंक ये हर जर्मन टीम के लिए हम लोग कहते आ रहे हैं। मैं तो स्पेसिफिकली बायर्न से इतना एक्सपीरियंस रहा है मेरा इन द पास्ट फ्यू इयर्स, बी इट बिकॉज ऑफ मेसी एंड पीएसजी या फिर बार्सिलोना इटसेल्फ। मुझे लगता है एक जो सबसे स्टैंड आउट फिगर जो है बायर्न की लीग का, बायर्न की लीग कह रहा हूँ मैं, वैसे सही बात है वैसे तो बुंडेसलीगा का, कि यार सारी टीम्स में एक वो जर्मन मेंटालिटी जरूर दिखती है जो तुमने कहा है
कि हम लोग एक इंजन की तरह ऑपरेट करेंगे, अटैक करने जाएंगे, डिफेंस का ठीक है भाई, डिफेंस इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है मतलब इंटरनली हम लोग का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो होगा कि हम गोल्स कैसे मारें। राइट। और थैंकफुली फिजिकली भी वहाँ पे सब लोग इतना केपेबल होते हैं कि उस चीज़ को रेप्लिकेट कर पाए, बी इट द इंटेंसिव प्रेसिंग, विंग्स पे पेस होना, हर वक्त अटैकिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना काउंटर पे। आई थिंक ये सारी चीज़ें ना जर्मन ब्रांड ऑफ फुटबॉल को बहुत अच्छे से रेप्लिकेट करता है। तो इट वाज नाइस टू सी कि यूनियन बर्लिन जैसी टीम भी जो कि इतनी नहीं है वो भी ये चीज़ दिखा रही है, ब्रांड ऑफ फुटबॉल लेके आई है टू दी ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन भी कौन है, द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ यूसीएल। राइट। सो बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। एंड पता है इन जनरल आई वुड से कि फर्स्ट हाफ में जितनी बॉल आई थी, क्योंकि अल्टीमेटली पूरे फर्स्ट हाफ के एंड में पोजीशन 73% था रियल मैड्रिड का, सो डोमिनेशन थी डेफिनेटली। बट द थिंग इज कि जब भी यूनियन बर्लिन के पास बॉल आई थी एटलीस्ट दे ट्राइड टू अटैक, इंटेंट उनने कभी हटने नहीं दिया। एज फॉर मैड्रिड आई वुड से कि इतना ज़्यादा पोजीशन आप रखते हो, द सेम थिंग आई हैव बीन सेइंग अबाउट ऑल द टीम्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड पूरे सीजन, यूनाइटेड वाले मैच पे भी आएंगे हम लोग, बट जब आपके जितना पोजीशन है यू हैव टू मेक इट काउंट। एंड इस सीजन रियल मैड्रिड आई वुड से वो चीज़ नहीं कर पा रही, स्पेसिफिकली बिकॉज एज आई राइटली सेड कि एक तो अभी विनीशियस जूनियर भी चला जा चुका है, Right. जो कि हमारा प्राइमरी गोल स्कोरर था इससे पहले, एंड बेलिंगम चलो गोल मार भी रहा है, बट वी कांट रियली से कि ही इज आवर मेन गोल स्कोरर, He is not supposed to be that. एग्जैक्टली ही इज नॉट सपोज टू बी दैट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड ने शॉट्स तो बहुत लिए थे, आई थिंक 13 समथिंग शॉट्स लिए थे उन्होंने In पूरे the first first half में। half? हाँ, अच्छा। एंड बस एक ही ऑन टारगेट था पर। बट लाइक आई वुड स्टिल से, जैसे हमने PSG का मैच कवर किया था उसमें हमने कहा था कि कैसे उनके पास 80% पोजीशन था अगेंस्ट डॉर्टमुंड, बट शॉट से वीक था। सो आई थिंक उसके ऊपर तो ये बहुत बड़ा एक मेजर बूस्ट है, बिकॉज रियल भी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग इज नॉट रियली नोन फॉर टेकिंग द बुल बाय इट्स हॉर्न्स और एकदम से स्टार्टिंग से अटैक कर रहे हो। यूजुअली वही टेम्पलेट हमें देखने को मिलता है कि फर्स्ट हाफ सर्वाइव कर रहे हैं बॉर्डर लाइन और फिर एंड में आके कुछ मिराकुलस हो जाता है। बट दीज आर द टीम्स यहाँ पे तो आपको ये चीज़ दिखानी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट आपको वो डोमिनेशन उस लेवल का दिखाना चाहिए था। स्टैटिस्टिकली चलो आपने दिखा भी दिया, बट अल्टीमेटली उस पोजीशन का आउटकम क्या निकला? 0-0 की लाइन पे ही तो आप लोग एंड करें हाफ टाइम, एंड सिर्फ वन शॉट ऑन टारगेट होना वैसे भी भाई मतलब वैसे भी खास नहीं है। इट्स क्वाइट सैड, बट वुड यू से कि इसमें वही बात जो कि हम लोग पूरे सीजन कहेंगे, आई थिंक आई एम श्योर कि स्ट्राइकर के ना होने की वजह से बहुत बड़ा एक मेजर ब्लो है। मैं इस पे भी आऊंगा, बट आई वुड कम टू दिस पॉइंट आफ्टर डिस्कसिंग द होल मैच। ओके श्योर। क्योंकि इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड हाफ में आई थिंक मैड्रिड स्टार्टिंग से वो इंटेंट लेके आई थी और उन्होंने डायरेक्टली अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। वेयरएज अगर हम लोग यूनियन बर्लिन को देखें तो आई डू थिंक कि वो फर्स्ट हाफ में गए और उन्होंने सोचा कि यार देखो जीतने के चांसेस शायद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली फर्स्ट हाफ के एंड में भी उनके 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे और 2 ही शॉट्स आए थे अल्टीमेटली। सो नेचुरली कोई भी टीम जब हाफ टाइम में जाती है दे काइंड ऑफ फिगर आउट कि कैसा गेम चल रहा है एंड क्या उनके चांसेस हैं एक्चुअली में। सो मे बी उनको ऐसा लगा होगा कि यार अगर हम लोग यहाँ से ड्रॉ भी निकाल लेते तो इट्स अ विन फॉर अस। तो उनने सेकेंड हाफ में अटैक करना थोड़ा कम कर दिया और मैड्रिड ने नेचुरली इंक्रीज कर दिया अटैक करना। वहाँ से आई थिंक क्योंकि 51 मिनट के आसपास हमने देखा रॉड्रिगो का शॉट लगता है पोस्ट पे, फिर होजेलू का लगता है शॉट पोस्ट पे। इन दोनों का स्पेसिफिकली लेके मेरे को बात करनी है यार, विनीशियस जूनियर इज नॉट प्लेइंग राइट नाउ, वो इंजर्ड है, बेंजेमा जा चुका है, होजेलू स्टार्ट कर रहा है जब से विनीशियस जूनियर गया हुआ है, और रॉड्रिगो पूरे 6 मैचेस उसने स्टार्ट करे हैं। 6 मैचेस में गोल कितने हैं रॉड्रिगो का? 1। इस टाइम पे दिस इज योर टाइम, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि अब तक हम लोग यही कहते आ रहे हैं कि शायद फिनिशिंग एक वो एस्पेक्ट है जहां पे रॉड्रिगो इज प्रॉब्ली बेटर देन विनीशियस जूनियर। एंड आल्सो द फैक्ट कि रॉड्रिगो के पास एक पॉइंट ऑफ कंप्लेन था कि उसको राइट विंग पे खेलना पड़ता, व्हिच इज नॉट हिज पोजीशन। बट अब आपको एक प्राइमरी रोल दिया जा रहा है एट द टॉप ऑफ द लाइन और वहां पे आपका काम ही है कि आप गोल मारे और कुछ काम नहीं है। राइट। सो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे भी डिसअपॉइंटिंग लगती है, डिसअपॉइंटिंग क्या रादर कंसर्निंग लगती है, इन द सेंस दैट आई एक्सपेक्ट रॉड्रिगो जिस लेवल का, जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, हमने कितनी बार देखा कि वो लेट मिनट जो विनर्स होते हैं ना उसके, वो वही मारता है रियाल से। चाहे वो सिटी के अगेंस्ट हमने देखा था, चाहे वो PSG के अगेंस्ट देखा था हमने, ही हैज़ अ नैक ऑफ डूइंग इट। राइट। बट हम हमेशा एक नैरेटिव अटैच करते हैं उसके साथ कि जब वो लेट आता है सब इन होके तो ही इज अनबीटेबल, बट जब वो स्टार्ट करता है उसकी पावर ऐसा लगता है कि डिमिनिश हो गई है। एंड कैन वी से कि वो वाला फैक्टर जो है वो उसके सेंटर फॉरवर्ड खेलने के एडवांटेज को ओवर प्ले कर रहा है, ओवर पावर कर दे रहा है। मुझे तो स्पेसिफिकली ऐसा लगता है क्योंकि अगर ये चीज़ हम लोग बस सोचे ना कि ये यार क्रूशल मोमेंट्स पे जब ये गेम के बाद आता है, जो कि विच इज सपोज टू बी अ डिफिकल्ट पोजीशन, आप जब गेम की आपने एकदम जानती नहीं हो गेम की स्पीड से चल रहा है, कैसे कौन सा प्लेयर उनका मेन अटैक कर रहा है, किस विंग से प्रॉब्ली अटैक करना है, जब आप गेम की फील में नहीं हो तब आपको लाया जा रहा है एंड देन यू आर परफॉर्मिंग गुड। और जब आपको स्टार्टिंग से आपको दे दिया गया है कि चलो आप पूरा गेम समझ लो, उसके बाद आप
पूरे 90 मिनट्स दे दिए, उसके बाद आप एक गोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, तब वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा. दिस इज अ टिपिकल डेफिनेशन ऑफ अ सुपर सब, जो कि सुनने में बहुत अजीब लगता है बट इट्स सरप्राइजिंग कि एक्चुअली प्लेयर्स होते भी हैं ऐसे. यार वैसे जस्ट टू ऐड वन मोर पर्सपेक्टिव टू दिस, बिकॉज मैंने मेसी को बहुत बार ये बोलते हुए सुना है. मेसी से ना कई बार ये सवाल पूछा गया कि आप क्या प्रेफर करते हो, बेंच हो के गेम के अंदर आना, मतलब गेटिंग सब्ड ऑन लेट इन द गेम, या फिर आप पहले गेम में आ जाओ और बाद में सब इन हो जाओ, से अराउंड द 50th 60th मिनट. तो वो हमेशा कहता है कि मैं बाद में आना प्रेफर करता हूँ. Okay. मैं पहले गेम स्टार्ट ना करूँ, सब इन हो जाऊँ बाद में, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द गेम एंड देन गेटिंग सब्ड ऑफ अर्ली. क्यों, उससे पूछा गया क्यों, तो वो कहता है कि यार क्योंकि उस टाइम पे गोल मारना सबसे ईजी होता है. ओके, Why do you फ्रेश लेग्स होते हैं इसलिए. फ्रेश लेग्स होते हैं, बाकी पूरी टीम एग्जॉस्टेड होती है, तो वो कहता है कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा स्पेसेस बनी होती हैं आपके लिए टू एक्सप्लॉइट. इज इट ऑल्सो बिकॉज कि मेसी जैसा प्लेयर जो कि बैठे बैठे आई थिंक पूरे गेम को एनालाइज कर लेता है, क्योंकि वैसे भी जब पिच में होता है तो बंदा खड़ा ही रहता है, खड़े होकर एनालाइज करता है, वॉक करता है, उसके बाद समझता है, फिर अटैक करता है. तो प्रॉब्ली ही हैज़ टाइम टू जस्ट सिट डाउन एंड एनालाइज द गेम एंड देन फिगर आउट कि कौन सा प्लेयर इनका वीक है, किस साइड से अटैक करना है. यार आई एम श्योर कि जो भी बंदा है उस लेवल पे खेल रहा है, बी इट रोड्रिगो और मेसी, वो उसमें इतना गेम सेंस तो होएगा ही. एंड बिसाइड्स अगर खुद नहीं भी है गेम सेंस, तो आपके पास पूरी एक टीम बैठी है टैक्टिकल, जो कि आपके साथ वहां पे बैठी हुई है, स्टैंड से बैठी हुई है, Right. आपको समझाने के लिए. हम लोग कितनी बार देखते हैं कि कोई भी प्लेयर सब इन हो रहा होता है तो मैनेजर उसको थोड़ी डायरेक्शंस दे रहा होता है कि यहाँ से ऐसे देखना, वैसे देखना. वो क्या होता है, एसेंशियली यही तो होता है कि यहाँ से अटैक क्रिएट करना, इन पोजिशंस को ऑक्यूपाई करना, ऑपोजिशन यहाँ से वीक है तो यहाँ से तुम एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ये टैक्टिक यूज करना, समझा ही तो रहा होता है ना. तो आई डोंट थिंक कि वो मतलब बेसिकली गेटिंग अ हैंग ऑफ द गेम ऑन द फील्ड, वो क्या चल रहा है. अगर रोड्रिगो वो बाद में आ रहा है गेम में सब इन होके, तो उसको पहचानने में वो प्रॉब्लम होती होगी. आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होती होगी. देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट हिम कि वो स्टार्ट करते वक्त उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाता जो कि वो सब इन होकर देता है. एंड क्योंकि स्पेसिफिकली इसमें इस गेम में तो मेरे को ऐसा लगा कि यार आपको चांसेस भी पूरे मिले थे, इट्स नॉट लाइक कि चांसेस नहीं मिले थे. सेकंड हाफ में एज आई सेड कि मैड्रिड ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था. उसके बाद बाय द टाइम 75th मिनट के आसपास एंसेलोटी प्रॉब्ली थॉट कि यार रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, हमें अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे. तब वो क्रूज लाता है, तब वो वेलवर्दे लाता है, अपना कामाविंगा हटाता है, चुआमेनी हटाता है, आगे ब्राहीम डियाज भी एकदम एंड आते आते ले आया था, गार्सिया ले आया था. तो आई थिंक उसको भी लग गया था कि यार अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है, इस टाइम पे सब्स्टिट्यूशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो लाता है, उसके चांस पे चांस बनते हैं, और होजेलू और रोड्रिगो बोथ. होजेलू को तो मैं इसलिए इतना नहीं सुनाता क्योंकि आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम कि यार चलो वो गोल मार दे. एज आई सेड, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कि लूक डियोंग वाला रोल है उसका, गोल मार दिया तो मार दिया, नहीं मारा तो यार मैं क्या बोलूँ उसको. वैसे हाउ वुड यू रेट हिज परफॉर्मेंस इन दिस गेम स्पेसिफिकली? आई डोंट थिंक ही वाज गुड. मुझे लगता है ही वाज जस्ट एज बैड एज रोड्रिगो, क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे चांसेस थे. हु वाज वर्स दो? यार आई वुड से रोड्रिगो, क्योंकि यार यू एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम एंड ही इज मोर ऑफ अ प्रूवन प्लेयर. तो मुझे ऐसा लगता है कि रोड्रिगो को ज़्यादा गोल मारने चाहिए थे, उसके चांस भी आए थे, पोस्ट पे भी दोनों नहीं मारा अल्टीमेटली. बट अगर आपके पास चांस भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चलो आप गेम में इन्वॉल्व तो हो और आपको चांस भी दे देगी, उसके बाद भी आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो चांसेस. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम व्हेन यू कम ऑफ द बेंच, उसके बाद आपको एक हाफ चांस मिलता है, आप उसको भी कन्वर्ट कर देते हो. देयर इज समथिंग अबाउट हिम. इज दिस समथिंग अनएक्सप्लेनेबल और मैजिकल? मुझे लगता है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं. लाइक अगर मैं थोड़े पास्ट में जाके देखूं तो द सेम थिंग वाज सेड अबाउट ओले गुनार सोल्शायर, जो कि अपना यूनाइटेड का मैनेजर था एक टाइम पे, जिससे रोनाल्डो की भी रिसेंटली जिससे रोनाल्डो को बिट्रे किया. बट उसके साथ भी यही था कि 1999 में जो चैंपियंस लीग फाइनल जीती थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसमें भी वो सब आया था और उसने गोल मार दिया था आके. तो देर आर सम प्लेयर्स जो कि प्रॉब्ली दे आर बेटर कमिंग ऑफ द बेंच. नाउ दे माइट नॉट से दैट अबाउट देमसेल्व्स, क्योंकि ऑब्वियसली दे वुड वांट टू स्टार्ट and would want to play in every match, पूरा गेम 90 मिनट्स का खेलो. बट देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट हिम. एंड अल्टीमेटली हम यही देखते हैं कि अटैकिंग सब्स्टिट्यूशंस होने के बाद भी 3.38 का XG बनता है रियल मैड्रिड का, और एक गोल आता है अल्टीमेटली, वो भी एकदम लास्ट मिनट पे. गोल पे भी आते हैं भाई. बेलिंगम अल्टीमेटली, बिफोर यू कम टू द गोल, आई वुड लव फॉर यू टू एक्सप्लेन कि जो भी लिसनर्स हैं जो कि नए फुटबॉल के लिए, XG कैसे कैलकुलेट होता है और क्या होता है एग्जैक्टली, वो तुम समझा. यार बेसिकली जब भी कोई बंदा शॉट लेता है तो उसकी एक प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि कितने चांसेस थे इस शॉट का गोल में कन्वर्ट होने को. तो दैट इज कॉल्ड XG. मतलब बेसिकली इमेजिन करो, XG का मतलब एक्सपेक्टेड गोल होता है बेसिकली, कि एक खाली गोल दे दिया, कीपर भी नहीं खड़ा है वहाँ पर, एकदम खाली टैप इन दे दिया, तो वहाँ पे अगर तुम गोल मार रहे हो एकदम गोल से 4 फुट खड़े होके, तो
बॉल अंदर जाने की प्रोबेबिलिटी इज मच हायर देन से कि एक फ्री किक ली जा रही है जहाँ पे 11 लोग सामने खड़े हुए हैं और फिर पीछे कीपर भी है और तुम्हें डेड स्पॉट से मारना है वो, तो वहां पे एक्सजी बहुत कम हो जाता है। तो बेसिकली यही है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल अंदर जाएगी जब आप शॉट ले रहे हो, उसको एक्सजी कहते हैं। 3.38 का एक्सजी मींस कि 3 गोल तो पक्के आने थे मैड्रिड के, उसके बाद गोल कितने आते हैं? अल्टीमेटली 1 गोल आता है, वो भी बहुत स्क्रैपी गोल था। अल्टीमेटली वाल्वर्दे शूट लेता है आउटसाइड द बॉक्स से कॉर्नर के बाद, एंड वाल्वर्दे की मैं अगेन शॉट पावर का भाई आई एम अ बिग फैन ऑफ अ शॉट पावर, क्योंकि वो फंबल करवा देता है कीपर से, वो भी जस्ट बाय चांस बेलिंगम के पैरों में आ जाती है और बेलिंगम गोल मार देता है। और उससे साइड में कौन था जो कि वो भी मारने जा रहा था? आई डोंट रिमेंबर कौन था, बट वो भी ट्राई कर रहा था, वो भी ट्राई कर रहा था अंदर मारने का, लेकिन बेलिंगम ने छीन ली बात। अगेन ये बेलिंगम गोल आता है, हम लोग काइंड ऑफ इसी चीज़ पे सर्वाइव कर रहे हैं। 6 मैच में 6 गोल मार चुका बेलिंगम, ही इज आर टॉप गोल स्कोरर राइट नाउ। बट ऐसा कब तक चलने वाला है? क्योंकि एट एनी अदर डे वो बॉल जो है वो बेलिंगम के पैरों में नहीं गिरती और ये ड्रॉ हो जाता अल्टीमेटली। मतलब ऐसी चीजें होते हैं ना, इसीलिए सोच के लगता है कि इज इट मेंट टू बी फॉर रियल मैड्रिड, कि कैसे ये लोग को बाद में, बिकॉज जो गोल आया है जैसे कि तुमने कहा, इन देयर वाज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि कीपर वो मिसहैप नहीं करता। हाँ, मुझे पता भी नहीं कि मैं कीपर को ब्लेम करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए, बट देयर इज जस्ट समथिंग कि लास्ट मोमेंट पे आके पता नहीं क्या हो जाता है ऐसा कि रियल मैड्रिड को आउट ऑफ नोवेयर एक चांस मिल जाता है, और चाहे पूरे गेम में उन्होंने 10 चांसेस मिस करे हो, लेकिन वो लास्ट चांस जरूर कन्वर्ट कर दे। राइट एग्जैक्टली वही हुआ इस गेम में। एंड आई थिंक इफ आई हैव टू सम अप दिस गेम, ऑफ कोर्स यू कैन ऐड मोर टू दिस, जितने भी मैड्रिड फैंस हैं वो अग्री करेंगे होपफुली मेरे साथ कि ऑन पेपर ठीक है 1-0 जीत गए, बट जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग थी, गिवन की ऑपोजिशन का लेवल क्या था। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? इस गेम से मैं अल्टीमेटली 2 नेगेटिव ले जाऊंगा और 1 पॉजिटिव ले जाऊंगा। पॉजिटिव प्रॉब्ली पहले पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव पहले नेगेटिव बोलो। ओके, एक नेगेटिव हमारा ये होगा कि एंसेलोटी क्यों नहीं चांसेस दे रहा है ब्राहीम डियाज को। ब्राहीम डियाज कैन एक्चुअली प्ले राइट विंग पोजीशन पे, एंड हम लोग नॉर्मल अपना 4-3-3 जो खिलाते हैं उस पर जा सकते हैं विद रॉड्रिगो ऑन द लेफ्ट विंग, रॉड्रिगो ऑन द लेफ्ट विंग एज ऑफ नाउ, या फिर मैं तो उससे कहूंगा स्ट्राइकर खिला दो, होजेलू को बेंच करो इस टाइम पे। तो फिर लेफ्ट विंग पे कौन? वही, क्योंकि इस टाइम पे विनीसियस जूनियर नहीं है, इसलिए रॉड्रिगो को लेफ्ट विंग पे, होजेलू को एस्केप नहीं कर सकते भाई। हाँ, इस टाइम पे तो नहीं कर सकते। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, क्योंकि 4-3-3 से हम लोग बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इधर में हमारी मिडफील्ड से कोई ना कोई तो बेंच हो ही रहा है। सो अगर नहीं भी खिलाना ब्राहीम डियाज को, देन जस्ट ट्रस्ट वाल्वर्दे ऑन द राइट विंग, क्योंकि एटलीस्ट ही वाज डूइंग बेटर देन दिस। इस टाइम पे जो 4-1-2-1-2 फॉर्मेशन चल रही है, आई डोंट थिंक दैट इट इज वर्किंग फॉर अस। वाई सो दो? आई वुड से कि यार इट्स नॉट लाइक कि हम लोग चांसेस नहीं बना पा रहे, बट एक वो नेचुरल चीज दिख रही है कि हम लोग से वर्टिकल हो रहे हैं, बहुत नैरो हो जा रहे हैं। और अगर हम रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में जाके देखें, इट इज ऑलवेज दैट हम लोग तभी अच्छा करते हैं फील्ड पे जब हम लोग विंग्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। वी हैव ऑलवेज हैड ग्रेट विंगर्स इन आवर टीम। इस टाइम पे भी आपके इट्स नॉट लाइक कि रॉड्रिगो इज अ बैड विंगर, अगर उसको विंग पे खिला भी दोगे, एक जगह वाल्वर्दे खिला दो जो कि मेकशिफ्ट राइट विंगर है, नहीं खिला दो चलो ब्राहीम डियाज को खिलाओ क्योंकि ही कैन प्ले इन दैट राइट विंग पोजीशन। एसी मिलान में वो राइट विंग पोजीशन पे खेला हुआ है, एंड इट्स नॉट लाइक ही इज नॉट गुड, वो अच्छा खेलता है। व्हाट मेक्स यू वंडर कि एंसेलोटी उसको स्टार्ट नहीं करा रहा? आई थिंक ट्रस्ट इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा भी खिलाया नहीं है, सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बट ये ट्रस्ट इश्यूज को ओवरकम करने के लिए ऐसे ही तो मैचेस होते हैं, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और यही तो मैचेस एक्सपेरिमेंटेशन वाले, यही मैचेस एक्सपेरिमेंटेशन करने वाले। ऑल्दो द फैक्ट इज कि हमने एंसेलोटी के साथ ये चीज़ देखी कि ही इज़ वेरी हेजिटेंट इन दैट, वो एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा करता नहीं है। दैट इज़ वाई वी सो कि अल्टीमेटली जिस सीजन हम लोग यूसीएल जीते थे, हमने ऑलमोस्ट पूरी सीजन एक ही स्क्वाड खिलाई थी, वही प्लेयर्स हम लोग बार बार खिला रहे थे, एंड समहाउ दे मैनेज्ड टू पुल सम एनर्जी आउट ऑफ देमसेल्व्स। बट वही बात है कि वो हर बार नहीं होगा। तो अगेन तो मुझे उसका भी नहीं पता भाई, वैसे क्या कर लेते हैं भाई हर बार कुछ ना कुछ, क्या पता। देखो लास्ट ईयर भी घिसते पीटते जो है पहुंच ही गए ना सेमीफाइनल्स तक। हाँ, तो यू नेवर नो। एंड सेकंड मेरा जो नेगेटिव होगा वो यही होगा कि भाई वी डेस्परेटली नीड अ स्ट्राइकर राइट नाउ। 3.38 की एक्सजी में अगेंस्ट यूनियन बर्लिन वी कांट यू कांट एक्सपेक्ट कि हम लोग सिर्फ एक ही गोल मारे। और वही बाय द वे जो एक्सजी हमने बोला था उसका पर्पस वही है कि उसको कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं ना, जब हम इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल गोल स्कोर्ड, तो एक्सजी 3.38 का मतलब आपका प्रोबेबिलिटी थी कि आप 3.38 गोल्स मार दो। हाँ। चलो उसको राउंड ऑफ करके 3 गोल भी बोल दो, बट आपने इन रियलिटी कितने गोल मारे? सिर्फ 1। राइट, विच मीन्स कि जब भी आपका एक्सजी जो है वो आपके एक्चुअल गोल से ज्यादा हो, तो मतलब यू कुड हैव डन बेटर इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, राइट, जो कि हमने देखा कि नहीं हुई है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि हमें पता है बेंजेमा जा चुका है और रोनाल्डो से पहले था वो भी नहीं रहा, बट उस चीज़ को, उस वॉइड को कॉम्पनसेट करने के लिए अभी हमने ऑन पेपर 2 स्ट्राइकर खिलाए हुए हैं।
आर टू स्ट्राइकर्स ऑल्सो नॉट इनफ टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट, या फिर ये सिर्फ वही विंगर्स वाला खेल है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम उन दोनों स्ट्राइकर की बात करें, इन दैट स्ट्राइकर पोजिशन कौन सा ऐसा प्लेयर है इन दोनों में से जो कि अच्छा कर रहा है इस टाइम पे? आई थिंक दोनों ही अच्छे नहीं कर रहे, दोनों को फिनिशिंग नहीं आ पा रही उनकी सही से। होजेलो ने तो चलो कम से कम रॉड्रिगो से ज़्यादा गोल मारा, अल्टीमेटली शायद उसने 2 गोल मारे हैं इस सीजन में, रॉड्रिगो ने तो 1 गोल मारा है। डबल है 6 मैच में आप 1 गोल मार रहे हो, इतना टाइम से आप क्लब में हो। आई थिंक 3rd सीजन है उसका, 3rd या 4th सीजन है उसका रियल मैड्रिड में। वी एक्सपेक्ट बेटर यार अल्टीमेटली। जब आप विनीशियस जूनियर के साथ लड़ने को रेडी थे फॉर दैट स्टार्टिंग पोजीशन, नॉट सेइंग कि एक्चुअली लड़ गया था वो बंदा, बट कंटेंशन में था, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अल्टीमेटली एंसेलोटी आपको उसके ऊपर स्टार्ट कराएगा? क्योंकि आपको भी अल्टीमेटली स्टार्ट तो करना ही करना है ना। एंड आपकी लेफ्ट विंग जो है वो आपकी प्रेफर्ड पोजीशन है, लेफ्ट विंग पे एक ही और बंदा आपको कंपटीशन है, दैट इज विनीशियस जूनियर। अगर आप अभी परफॉर्म करके नहीं दोगे तो देयर इज नो वे कि आप विनीशियस जूनियर के ऊपर कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड अभी जो 6 मैच का पीरियड आया है, वी हैव क्लियरली सीन कि विनीशियस जूनियर को हम लोग कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि वो कटिंग एज ला के देता था आपको। When is he expected to come back though? आई थिंक आ जाएगा, 3-4 मैचेस में और आ जाएगा। 3-4 मैचेस, मतलब उससे कहा तो था कि नेशनल ब्रेक के बाद ही वो आ जाएगा, बट अभी तक आया नहीं है। सो होपफुली इन अनदर 2-3 मैचेस वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद वो वापस आ जाए। बट यार आई डू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम अपना ये रॉड्रिगो। होजेलू का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम हिम। एक जो पॉजिटिव है इस मैच से वो अल्टीमेटली मेरे लिए ये होगा कि मैंने मॉड्रिच के बारे में अभी बात करी थी पिछले पॉडकास्ट में कि ही हैज़ नॉट बीन हिमसेल्फ। इस मैच में उसको स्टार्ट कराया गया, ही वॉज वेरी गुड। चाहे आप चांस क्रिएशन की बात कर लो, चाहे आप पोजीशन वापस लाने की बात करो, चाहे पोजीशन मेंटेन करने की बात करो, चाहे पासिंग की बात करो, ही लुक्ड शार्प। चांस भी उसने बनाए थे एंड ही लुक्ड गुड, एंड उसको सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना पड़ा अल्टीमेटली। क्रूज लाए थे, वैल्वर्दे लाए थे इन प्लेस ऑफ चुआमेनी एंड कामाविंगा, मॉड्रिच सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। सो दिस इज वन पॉजिटिव, क्योंकि आई थिंक कि जितना बड़ा सीजन है और जितनी डिप्लीटेड स्क्वाड है, अल्टीमेटली चाहे वो बुढ़ा हो गया हो, चाहे आपको नेक्स्ट सीजन उससे मूव ऑन करना हो, आपको उसकी जरूरत तो पड़ने ही वाली है। एंड ही कुड बी अ मेजर बेट दिस सीजन ऑल्सो। उसको खुद भी पता है कि पॉसिबली उसका लास्ट सीजन है एट द टॉप फ्लाइट, तो वो खुद भी अपना 120% देना चाहेगा यार। Exactly. कोई डाउट नहीं है, राइट। सो आई थिंक टू सम अप रियल मैड्रिड हैज अ लॉट टू इम्प्रूव। मतलब नॉट टू क्रिटिसाइज देम बिकॉज आई एम अ बार्सा फैन, बट जेन्युइनली एज समबडी हु वॉचेस द स्पोर्ट, आई थिंक कि रियल मैड्रिड के पास अभी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें वर्क करना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू स्टैंड अ चांस ऑफ मे बी फिनिशिंग टॉप टू। तो चलो आई थिंक एटलेटिको की भी बात करेंगे, वो तो भाई और बेकार है, बट विनिंग द ला लीगा एंड मेकिंग अ डीपर रन इन द यूसीएल। डू यू थिंक, लाइक जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन हियर, डू यू थिंक इस बार बार्सिलोना रियल मैड्रिड से ज़्यादा डीप रन बनाएगी यूसीएल में? नहीं मतलब that is the amount of confidence that people have in Real Madrid in UCL and कितना कम confidence है in Barcelona, because 5-0 जीती है बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड जस्ट अभी मरते मरते जीती है अपने घर पे अगेंस्ट समबडी हु वाज मेकिंग द डेब्यू, एंड स्टिल लोग कह रहे हैं कि रियल ज्यादा। आई होप कि भाई वी प्रूव देम रॉन्ग, बट लेट्स सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम व्हिच वाज द बिगेस्ट गेम ऑफ द नाइट। मुझे लगता है कि पूरे यूसीएल मैच डे में सबसे बड़ा गेम यही था और अब तक का सबसे एंटरटेनिंग गेम। हाँ, डेफिनेटली। हमने लास्ट पॉडकास्ट में कहा था कैसे जो बड़े गेम्स होते हैं, जो कि जैसे हमने PSG डॉर्टमुंड का नाम लिया था कि वो यूजुअली लिव अप नहीं करते हैं, आई थिंक ये मैच ऐसा था जो कि लिव अप करा है। So how would you share your initial feelings about it? सबसे पहले तो आई थिंक फॉर्मेशन से बात करते हैं। 4-2-3-1 की फॉर्मेशन से गए थे दोनों टीम्स। राइट। यूनाइटेड की बात मैं सबसे पहले इसलिए करूंगा क्योंकि आपने सांचो को भगा दिया है, एंटनी अभी इंडेफिनिट लीव पे है। आपने पाइस्त्री स्टार्ट करा ऑन द राइट विंग, जो कि अकेडमी प्लेयर है। राइट। अब प्रॉब्लम ये है, एंड द थिंग इज कि बिफोर द मैच टेन हैग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है और वो एक बहुत ही अजीब चीज़ बोलता है। कहता है कि डेविस इज नॉट दैट गुड डिफेंसिवली, सो पाइस्त्री और डेविस का मैच एकदम टक्कर का होगा। मुझे स्पेसिफिकली डेविस ने खोल दिया वैसे। नहीं, डेविस ने तो खोल दिया, बात तो है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट, क्योंकि आपने एक बहुत गलत प्रेशर डाल दिया पाइस्त्री पे भी। ही इज अ यंगस्टर भाई, अभी तो उसका यूसीएल डेब्यू हुआ है, कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि इसको क्यों नहीं पीआर ट्रेनिंग दी जा रही, मीडिया ट्रेनिंग क्यों नहीं मिल रही टेन हैग को? आपने एक मैनेजर मेरे को ऐसे बता दो जो कि एक थोड़ा रेप्यूटेड मैनेजर हो, जिसने बिफोर द मैच या आफ्टर द मैच भी आके दूसरे प्लेयर की बुराई करी हो, दूसरी टीम के प्लेयर की। मतलब मैं तो यही कहूंगा, डोंट लुक फार अवे, जस्ट लुक एट गार्डियोला। अभी उन्होंने आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट की तारीफ करी है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट हैज मोर यूसेज देन मैन सिटी, सो वी कांट टेक देम लाइटली। यूनाइटेड का भी उससे पूछा गया था जब वो कह रहा था कि लुक एट आर्सेनल, वो कितना अच्छा खेल रहे हैं, लुक एट लिवरपूल, देयर बैकअप देयर। फिर वो रिपोर्टर कहता है व्हाट अबाउट मैन यू, तो थोड़ा सा हंसता है, बट देन ही आल्सो सेज इट वेरी रिस्पेक्टफुली कि भाई हिस्टोरिकली बहुत तगड़ा क्लब है एंड इवेंचुअली सब बैलेंस आउट हो ही जाता है डीप इनटू द सीजन और ऊपर आ ही जाएंगे। लुक एट दैट गाय। और फिर एक यहाँ पे
both the baldies but very contrasting बट attitudes. मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेनिंग तो आपको मिलनी चाहिए यार, एज अ मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ. बहुत लो लेवल पे भी आई डोंट सी दीज थिंग्स, दीज मिस्टेक्स। डेविस इज एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर नाउ, सेक्सटुपल जीत चुका है वो बंदा, एंड वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स राइट नाउ है। Of course भाई. उस बंदे को आप पब्लिकली कॉल आउट करके कह रहे हो, स्पेशली टारगेट करके, कि ही इज नॉट दैट गुड डिफेंसिवली। आप इसको भी, जैसे सैंचो वाली सिचुएशन थी, इसको भी आप अलग तरीके से फ्रेम कर सकते थे कि पाइस्त्री ऑल्दो अभी आया, बट आई बिलीव इन हिम, ही इज अ गुड प्लेयर एंड आई एक्सपेक्ट कि वो भी डेविस को टक्कर दे। खत्म थी बात। एक तरीका होता है ना बोलने का कि आई एम वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमारे ऑपोजिशन बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छे हैं, बट आई ऑल्सो बिलीव एट इन माई प्लेयर्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। राइट। तो वो आई थिंक वो बेस्ट तरीका होता है, मतलब सारे जो कॉन्ट्रोवर्सी उसको साइड करने का एंड अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने का विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग द ऑपोजिशन। राइट। बट जो हमने आज स्टार्टिंग में कहा था पॉडकास्ट के, क्यों ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टेक्स के ऊपर आज बनने वाला पॉडकास्ट, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। मतलब आई थिंक भाई सबसे बड़ा तो यही था। तो हाँ भाई, लेट्स कंटिन्यू विद इट। एग्जैक्टली। एंड बायर्न म्यूनिख की बात करते हैं, उनने भी 4-2-3-1 फॉर्मेशन करी थी। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि थॉमस टुखेल जो है वो स्टैंड्स पे नहीं था, क्योंकि उसको रेड कार्ड दे दिया गया था। सो उसका जो असिस्टेंट मैनेजर है वही मेन मैनेजर बना हुआ था इस टाइम पे, और ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी अल्टीमेटली। हाँ, जरूरत पड़ी नहीं। बट अगर उनकी फॉर्मेशन की बात करें, मोर और लेस पूरी टीम वही थी जो यूजुअली होती है। हैरी केन आगे था, मूसियाला कैम खेल रहा था, साने गिनाब्री थे, गोरेट्स्का किमिक था, लाइमर था अपना राइट बैक पे, लेफ्ट बैक पे डेविस था। सेंटर बैक में एक चीज चेंज थी, डिलिट जो है वो इज नॉट एट 100% कैपेसिटी, तो उसको बेंच करा हुआ था एंड उसकी जगह किम और उपामेकानो स्टार्ट कर रहे थे। वैसे अगर डिलिट फिट होता तो किस जगह पे खेलता? आई थिंक एट दिस मोमेंट उपामेकानो की जगह खेलता। Why though? I think he was really good though. नहीं, आई थिंक अच्छा है, बट इट्स जस्ट दैट कि डिलिट is a level higher. एंड किम जब से वो आया है, ही हैज इम्प्रेस्ड अ लॉट। अ लॉट ऑफ बायर्न म्यूनिख फैंस जो है वो ऑलरेडी किम कैम में पहुंच गए हैं। अच्छा। सो आई थिंक उपामेकानो एंड कमिंग इनटू दिस सीजन उसकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा खास नहीं थी उपामेकानो की, स्पेशली बिकॉज हाउ ही परफॉर्म्ड इन द लास्ट अगेंस्ट सिटी, जो उसने मिस्टेक्स करी थी। ऑल्दो पता मुझे फिर भी लगता है कि लास्ट सीजन उसका फिर भी ठीक था, बस वो सिटी वाला सेम उपामेकानो का ऑल ओवर सीजन अच्छा गया था। इट्स जस्ट दैट कि एक इंपॉर्टेंट मैच में आपकी प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द सीजन में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी गंदी हो गई, उसके से पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। इनफैक्ट आई रिमेंबर पीएसजी के अगेंस्ट भी ही वाज रियली गुड। हिम अलोंगसाइड पवार्ड ने बहुत तगड़ा टैकल दिया था मेसी को पहले लेग में, मुझे हाँ। तो उन दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी, बट जस्ट दैट वही एक मैच ने पूरा वो चीज बदल दिया। हाँ। बट भाई कमिंग इनटू द गेम, जो पहले के 20 मिनट थे, पहले के 20-25 मिनट तो मतलब यूनाइटेड ने, आई वाज वेरी सरप्राइज कि कैसे तोड़ा हुआ था। हाँ। और इनिशियली गोल भी आ जाता, मतलब इफ दे वुड हैव कन्वर्टेड देयर चांसेस, आई थिंक एरिक्सन के पास एक बहुत अच्छा चांस आया था। एरिक्सन एंड पाइस्त्री तो एकदम लिटरली फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर टैप इन आया था उसके पास। एग्जैक्टली, वो उसने मिस कर दिया था अल्टीमेटली। तो मतलब वही आपने वो एक जो होता है ना ओपनिंग जो होती है, जिससे आप प्रेशर डाल सकते हो अपोजिशन पे, अपोजिशन लाइक बायर्न म्यूनिख उनके घर पे जाके आइडियल स्टार्ट हो सकती थी। एंड क्रेडिट टू टेन हैग एंड द यूनाइटेड टीम, आई थिंक पहले के 20 मिनट तक उन्होंने डोमिनेट किया था, दे वर द बेटर टीम। बायर्न म्यूनिख बहुत कोल्ड लग रही थी मुझे स्टार्टिंग में, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि अभी मूड में नहीं आया, अभी सेटल नहीं हुए थोड़ा सा। तो पहले के 20 मिनट्स तक तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हैरी केन का एक भी टच नहीं था मैन्यू के पेनल्टी बॉक्स पे। तो दैट इन इटसेल्फ शोज कि आपको जो मेन स्ट्राइकर है, जो आपका फोकल पॉइंट है पूरी टीम का, उसका काम है कि वो पेनल्टी बॉक्स में बॉल को फॉक्स करे और गोल मारे, वो उससे वही नहीं हो पा रहा था। सो दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि यूनाइटेड कितना दे वर सो गुड ऑल ओवर द पिच, आल्सो व्हाइल अटैकिंग एंड डिफेंडिंग। एंड आई थिंक मैं पर्सनली बहुत सरप्राइज था वो देख के। हाउ वुड यू से अबाउट? उसके बाद आई थिंक वही बात है कि स्टार्टिंग में, क्योंकि दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट वी सॉ अगेंस्ट ब्राइटन ऑल्सो, जो कि मैच अल्टीमेटली 3-1 के स्कोर लाइन से हारते हैं। बट उस मैच में भी स्टार्टिंग 20 मिनट्स, एग्जैक्टली 20 मिनट्स वो यूनाइटेड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। ये कोई कर्स चल रहा है क्या 20 मिनट्स का? पता नहीं क्या है, बट पूरी प्रेसिंग दिख रही थी, पूरी फ्लूइडिटी दिख रही थी, बहुत अच्छा खेल रहे थे वो लोग। बट एज थिंग्स हैपेंड इन दैट गेम, यहाँ पे भी गोल आता है साने का, आई थिंक 25th मिनट के मार्क के आसपास आता है। केन असिस्ट कहना है कह लो, साने गोल कहना है कह लो, गोल तो अल्टीमेटली ओनाना का था वो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज सिचुएशन? आई थिंक पता क्या, मैं मूड में तो बहुत था रैंट करने के ओनाना के बारे में, खूब बोलने के, खूब चढ़ाने के उसको। बट आई रियली लाइक हिज जेस्चर, जो कि उसने अल्टीमेटली आके ओन अप करी अपनी मिस्टेक। अच्छा, बाय द वे ऐसा था कि देखो हर मैच के बाद जो है टीम से एक बंदे को जाना होता है
पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस वो स्पेशली क्या था? तो उसने खुद अपना नाम दिया कि मैं जाऊंगा बिकॉज आई वांट टू अपोलोजाइज टू एवरीवन पब्लिकली। एग्जैक्टली, और उसने वहां जाके वो चीज ओन अप करी एज यू सेड। आई थिंक वो बहुत बड़ा जेस्चर था, बहुत बड़ा जेस्चर था एंड शोज कि उसका एटीट्यूड राइट प्लेस पे है। राइट वो जानता है कि उसके क्या उससे जो डिलीवरेबल्स हैं वो क्या एक्सपेक्टेड है और उसको किस लेवल पे परफॉर्म करके देना पड़ेगा। ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। एग्जैक्टली, एंड ही आल्सो सेड कि ये मैच तो हम हारे हैं मेरी वजह से, बट आई जनरली नो कि मेरा यूनाइटेड का स्टार्ट जो है ओवरऑल हैज़ नॉट बीन गुड। ये पहली बार आई थिंक 1978 थी वो डेट एग्जैक्टली। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कंसेक्यूटिव 3 मैचेस में यूनाइटेड ने 3 से ज़्यादा गोल्स कंसीड करे, एंड वो अंडर ओनाना आया है, हु इज सपोज्ड टू बी बेटर देन डे गेया नाउ। आई थिंक कि बस वही बात है कि ना, मैं कहने के मूड में तो बहुत था ओनाना को, बट उसने आई रियली लाइक दैट जेस्चर कि अल्टीमेटली उसने ओन अप किया। This is what we expect from players from Manchester United. Somebody from United decided to own up. Exactly. क्योंकि उसने कम से कम कहा तो भाई कि मेरी गलती थी, मेरी वजह से हारे, एंड I'll probably be better from next time. ये चीज उसने एटलीस्ट पब्लिक में आके कही तो। और Instagram पे नहीं डाली स्टोरी, जो कि सारे यूनाइटेड के प्लेयर्स डालते हैं यूजुअली। पता है ये इसका एक एकदम फनी इंसिडेंट हुआ था। आई डोंट रिमेंबर कौन सा प्लेयर अल्टीमेटली गया था। क्या ऐसा हुआ था कि कोई प्लेयर जा रहा था यूनाइटेड छोड़ के, रैशफोर्ड ने ट्विटर पे कोई कैप्शन लिखा गुड बाय करके। प्रॉब्लम ये हुई उसके नीचे उसने वो हटाना भूल गए, जनरेटेड बाय चैट जीपीटी। क्या ये कब की बात है? हो गया आई थिंक कुछ महीने हो गए इस बात को, बट लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं। हाँ, जनरेटेड बाय चैट जीपीटी वो हटाना भूल गए। पर थोड़े टाइम बाद आई थिंक वही कमेंट्स में आ गया होगा तो उसने डिलीट करी, फिर वापस वो चीज़ पोस्ट करी। बट भाई, एंड दिस इज ऑल्सो सो डिसरिस्पेक्टफुल एक्चुअली। बट भाई जब ये लोग अपनी स्टोरीज लिखते हैं वो तो चैट जीपीटी के टाइम से पहले से, लास्ट सीजन चैट जीपीटी इतना पॉपुलर नहीं था। राइट। सो उस टाइम पे तो एक मैंने वो मीम पढ़ा था कि जब एमी मार्टिनेज से, तुम्हें वो याद है वो सीन हुआ था जब रोनाल्डो पेनल्टी लेने वाला था बट ब्रूनो फर्नांडिस लेने जा रहा था अल्टीमेटली, वेस्ट हैम के अगेंस्ट था ना। मार्टिनेज सोचता है एस्टन विला, सॉरी, मार्टिनेज पॉइंट कर रहा था उसकी तरफ कि व्हाई इज रोनाल्डो नॉट टेकिंग द पेनल्टी, और वो पूरा केओस क्रिएट करने का ट्राई कर रहा होता है। इनफैक्ट उसने एक इंटरव्यू में फिर वो ब्रेक डाउन भी करके बोला था पूरा कि उसका पर्पस ही वही था कि वो उनके दिमाग के साथ खेले, केओटिक बना दे पूरा। और फिर ब्रूनो फर्नांडिस वो पेनल्टी लेता है, उसने पिछली कुछ 20-25 पेनल्टीज मिस नहीं करी थी, और वो पेनल्टी वो कहाँ मारता है भाई, एकदम ही फ्रेम के आसपास भी नहीं, और फिर वो डांस कर रहा होता है मार्टिनेज। और उसके बाद जो ब्रूनो फर्नांडिस इंस्टाग्राम पर जाके 2-3 पेजेस की पूरी स्टोरी डालता है। तो एक मीम आया था कि blood is making United fans cry on Insta with so many pages, ऐसे करके था। ये तो ये ब्लड वाले मीम्स होते हैं। इवन ओनाना का जब उससे गोल कंसीड किया तो वो ऐसे करके लेट गया था मुंह नीचे करके, तो उसके नीचे बेड बना दिया और वो लिख दिया ब्लड इज स्लीपिंग मिड गेम। ये ब्लड वाले मीम्स बहुत तगड़े होते हैं। ब्लड, हाँ, बट इन जनरल ब्लड इज एन ब्रिटिश स्लैंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ब्रो के लिए ब्लड, हाँ मतलब वही है, बट वो ओरिजिनेट वहीं से हुआ है, मतलब अपना यूके वगैरह का ही है वो, तो इसीलिए वहां पे ज्यादा चलता है। बट कमिंग बैक टू द मैच, उस गोल के बाद से आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। वहां से यूनाइटेड अगेन एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड अगेंस्ट ब्राइटन ऑल्सो। जैसे ही एक गोल आया सबके हेड्स डाउन, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। एक गोल आता है आई थिंक उसके बहुत ही जल्दी बाद एक और गोल आता है, गिनाब्री गोल मारता है, अल्टीमेटली 2-0 हो जाती है स्कोर लाइन अल्टीमेटली हाफ टाइम में जाते हुए। एंड यूनाइटेड का वही बात है कि वो 20th मिनट के मार्क के बाद से एक गोल आपने क्या खा लिया, आपके इतने हेड्स डाउन हो गए। इट्स नॉट लाइक क्या एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है। एंड आई वुड स्पेसिफिकली लाइक टू कॉल आउट रैशफोर्ड हियर। लास्ट सीजन रोनाल्डो को लेके जो बेइज्जती हुई है कि ये बंदा प्रेस नहीं करता, वो नहीं करता। रैशफोर्ड थ्रू आउट द गेम, इफ यू सी आफ्टर दैट 20th मिनट मार्क, क्योंकि 20 मिनट तक सबने प्रॉपरली किया था, 20th मिनट के बाद से एक स्पेसिफिकली एक वीडियो भी आई है जिसमें रैशफोर्ड इज लिटरली जॉगिंग अराउंड प्लेयर्स, एंड उसके सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है बॉल लेके, वो प्रेस कर नहीं रहा, बस खड़ा हुआ है। ये चीज ब्राइटन वाले गेम की भी एक रील निकली थी कि इनफैक्ट पता है रोनाल्डो के टाइम पे इनिशियली हुआ था कि प्रेस नहीं करता, फिर उसको ना कुछ मैचेस के लिए बेंच करना शुरू कर दिया था, ऑल्टरनेट। तब उसका था कि वो जब भी खेल रहा था बहुत प्रेसिंग कर रहा था, वो हो रहा था ना, आई थिंक वो कुछ जितना कर सकता उससे भी ज्यादा करने का ट्राई कर रहा था। तो अब उसके इल इफेक्ट्स भी होते हैं, बट एटलीस्ट ही वाज गिविंग हिज ऑल ऑन द पिच एज अपोज्ड टू समबडी लाइक रैशफोर्ड जो कि उससे 10-15 साल छोटा है एंड सपोजिटली प्रेस बहुत अच्छा करता है। वो ऐसा करके दे रहा है आपको, ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई करियर अचीवमेंट्स हैं कि भाई ओन अप कर रहा है, मेसी की तरह चल रहा है। आई डोंट नो भाई कैसे एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। एंड टेन हैग इस चीज को कॉल आउट क्यों नहीं कर रहा? अब पहले तो बहुत बोल रहे थे, इस टाइम पे रैशफोर्ड को स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने जब से टेन हैग आया है there's not been a single instance जहाँ पे उसने रैशफोर्ड को कभी कॉल आउट करा हो। आई थिंक मेन इशू जो होता है ना, देखो ये सब बोलना कि प्रेस नहीं कर रहा है या फिर ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है,
जैसे सैंचो के लिए हमने कहा कि एटीट्यूड प्रॉब्लम है। आई थिंक मेन जो इशू होता है ना वो होता है कि आपके मैनेजर से पटती है कि नहीं पटती है। अगर आप मैनेजर की आंखों में एक डेडिकेटेड डिलीजेंट लड़के हो तो आपको चांस देगा, एंड ह्यूमन टेंडेंसी होती है ये। अगर वही फैक्टर खराब है ना, रिगार्डलेस ऑफ कितना एफर्ट डाल लो, कितना अच्छा खेल रहे हो, तो मैनेजर कुछ ना कुछ बहाने देके पब्लिकली आपका बाहर करना जस्टिफाई कर देता है, विच इज व्हाट आई थिंक हैपेंड इन टर्म्स ऑफ रोनाल्डो। नोबडी वुड क्वेश्चन हिज एफर्ट, बट पॉसिबली उसकी बनती नहीं थी अच्छी टेन हैग से। एंड स्पेसिफिकली इस चीज़ को बैकअप करने के लिए राल्फ रैग्निक का असिस्टेंट कोच था, अभी कुछ हफ्ते पहले उसका एक इंटरव्यू आया था, उसमें उस बंदे ने ये चीज़ बोली कि इट वॉज नॉट लाइक कि रोनाल्डो उस टाइम पे गंदा खेल रहा था, उसकी ड्रेसिंग रूम में काफ़ी लोगों से बननी बंद हो गई थी, लोग चढ़ने लग गए थे उससे, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट डाल रहा था। नहीं, क्योंकि वो बंदा स्टैंडर्ड्स अप करने को कह रहा था अपने। उसने स्पेसिफिकली ये चीज़ आई एम कोटिंग हिम, उसने कहा कि ही डिड नॉट वांट हिज स्टैंडर्ड्स टू ड्रॉप डाउन, वो चाहता था कि बाकी लोगों के स्टैंडर्ड्स अप हो इस टाइम पे। बिल्कुल सही बात है वही, एंड अल्टीमेटली वो बंदा उसको ही अल्टीमेटली निकाल दिया गया, ये बात ही हुई। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि चलो टेन हैग आपके प्लान्स में नहीं है तो आई डोंट केयर, आप निकाल दो उसको। इवन पता है अभी जो ओले गुनार सोल्शायर की जो वो आई थी स्टेटमेंट आई थी जिसमें उसने कहा कि बहुत टेम्पटिंग थी साइनिंग, इट टर्न्ड आउट रॉन्ग अल्टीमेटली। उस टाइम पे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि दिस फेल्ट लाइक द राइट थिंग टू डू, बट अल्टीमेटली इट वाज वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बंदा ये कहता है ना, आई हैव नो हेटेड फॉर हिम, क्योंकि आई वेरी वेल नो फॉर अ फैक्ट कि वो बंदा उसके प्लान्स में नहीं था। अगर वो बंदा उसके प्लान्स में होता ना तो यूनाइटेड स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसफर मार्केट से उसके पीछे पड़ी होती। हाँ, ऑफ कोर्स लास्ट मोमेंट पे वो बंदा अवेलेबल था, एंड जब प्रीमियर लीग स्टार्ट हो चुकी थी उसके बाद रोनाल्डो को साइन किया। उसने स्टार्टिंग के 2 मैच मिस करे थे क्योंकि तब साइन ही नहीं हुआ था। एंड रोनाल्डो के पूरे सेकंड टेन्योर में वो अकेला एक ऐसा मैनेजर था जिसके लिए रोनाल्डो ने एक अच्छे एंड पे पॉजिटिव मैसेज दिया था जब वो जा रहा था, राइट, तारीफ करी थी उसकी। सो उनकी आपस की रिलेशनशिप तो अच्छी थी ही, बट वही बात है कि हाँ यार, ये बात मुझे रैशफोर्ड की बहुत बुरी लगी। एंड इनफैक्ट अगर मैं सेकंड गोल पे आऊँ टू सम ऑफ द फर्स्ट हाफ, सेकंड गोल में मुसियाला की मैं बात करना चाहता हूँ, जो रन बनाई थी उसने लेफ्ट विंग पर, वहां से आके बस सेटअप करके दे दी बॉल कट बैक करके गनाब्री को, जिसने एक बहुत अच्छी फिनिश करी। इनफैक्ट आई थिंक फार पोस्ट पे मारना, इसमें उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था प्रॉब्ली, बट ये गोल दिखाता है क्लियरली कि आप कैसे जो इंजन मेंटालिटी होती है, जो बीटिंग समबडी ऑन पेस होता है, फिजिकलिटी, वो दिखा मुझे इसमें प्रॉपर। एंड मुसाला इज नॉट जनरली दैट गाय जिसको आप बहुत ज्यादा फिजिकलिटी से एसोसिएट करते हो। सो हिज टैलेंट ऑफ ड्रिबलिंग, पासिंग कंबाइंड विद हिज इंजन, आई थिंक उसका फिजिक भी भाई स्टैमिना वाइज बहुत टॉप लेवल का है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने प्रूव कर दिया जनरेशनल टैलेंट है वो बंदा। भाई मेरे लिए सबसे मुझे अच्छा लगा वो खेलते जिसको देख के वो मुसियाला ही था मेरे लिए। मैं मैच एस्थेटिकली प्लीजिंग जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो इन जनरली भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और जब वो ऐसे टाइप की परफॉर्मेंस डिलीवर कर दे, कोई बंदा, नॉट इवन कैसिमिरो हु इज सो एक्सपीरियंस, हु इज अ 5 टाइम चैंपियंस लीग विनर, वो बंदा भी उसे रोक नहीं पाया। मुसियाला वाज ऑल ओवर द प्लेस, और जनरली वो टॉय कर रहा था बीच में डिफेंडर्स के साथ। भाई ही हैड बिग शूज टू फिल यार। थॉमस मुलर इज नॉट अ जोक, राइट। लास्ट सीजन भी हम लोग कितना कह रहे थे कि स्टार्ट नहीं करेगा, अब से नहीं करेगा। पीएसजी के अगेंस्ट ही ड्रॉप, आई थिंक मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मिली थी उसको, मैन ऑफ द मैच मिला था, राइट। और अभी 100th विन उसने रिकॉर्ड करी है अपने यूसीएल में। सो बहुत एक्सपीरियंस और प्रूवन प्लेयर है, उसके शूज ऑफ फिल इन कर रहे हो एट सच अ यंग एज, राइट, एंड परफॉर्मिंग सो वेल। भाई आई वाज टोटली इंप्रेस्ड विद हिम, राइट। एक और उसके बाद बात करते हैं कि हाफ टाइम में जाते हुए अल्टीमेटली स्कोर जो है वो 2-0 का ही था। नाउ टेन हैग ने कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा बोला होगा कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो बाहर जाके, एंड सॉर्ट ऑफ वो रे ऑफ होप हमें तब देखती है जब 48वें मिनट पे हाफ टाइम स्टार्ट होते ही रासमस हॉयलैंड एक गोल मारता है। चैंपियंस लीग डेब्यू था उसका, चैंपियंस लीग डेब्यू नहीं, सॉरी, यूनाइटेड की तरफ से उसका डेब्यू था, फर्स्ट स्टार्ट थी उसकी, वहाँ पे वो गोल मार देता अल्टीमेटली। रैशफोर्ड असिस्ट देता अल्टीमेटली, बट इट्स जस्ट दैट कि आई थिंक रासमस हॉयलैंड ही वॉज रियली गुड ऑन दैट नाइट, क्योंकि उसने प्रॉपर अपनी जो टेन हैग प्रेस होती है वो भी उसने पूरी करी। ही वॉज अवेलेबल एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेसेस, जहाँ पे भी जब भी चांसेस मिल रहे थे उसको। तो आई थिंक रासमस हॉयलैंड इज दैट गाय जो कि आगे जाके वी कैन एक्सपेक्ट बिग थिंग्स फ्रॉम हिम, जो उसने चैंपियंस लीग में ही अपना गोल मार दिया। He was that good though, because वो गोल भी if you see it was not exactly कि वो कीपर की गलती थी, वो किम के काफ से डिफ्लेक्ट हो गया था और एकदम ही मतलब ट्रैजेक्टरी चेंज कर लिया था। मुझे लगता है स्क्रैपी गोल तो था, बट इट्स जस्ट दैट कि अभी तो बंदा आया है, पहली उसकी स्टार्ट है, उसमें ही वो बंदा इतना परफॉर्म करके दे रहा है। अगर चलो बहुत अच्छा नहीं भी था, क्योंकि इन जनरल में यूनाइटेड के स्ट्राइकर के पास बॉल ही कितनी बार आई थी यार। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। आई थिंक ईदर वे ही वॉज मच बेटर देन रैशफोर्ड, क्योंकि रैशफोर्ड तो मुझे लग रहा था इनविजिबल है बंदा,
एट टाइम्स ही वाज नॉट इवन सीन ऑन द पिच, कुछ दिख ही नहीं रहा था बंदा। एक जो बंदा था जो कि मेरे को लगता है कि who is a genuine contender for a man of the match performance despite losing, despite not making a goal contribution, is Reguilon. वो बंदा लोन पे आया यूनाइटेड पे एंड ही इज शोइंग मोर पैशन देन एन अकेडमी प्लेयर लाइक राशफोर्ड। 5-6 सीजन हो चुके हैं आपको, कब आप दिखाओगे वो लेवल? इट्स नॉट लाइक कि आपने लेवल, चलो आपने ग्लिम्सेस दिखा दिए, लास्ट सीजन भी आपका 30 गोल सीजन गया था, उसको रेप्लिकेट करो ना। एंड यू आर नॉट अ किड एनीमोर। हाँ, आप बच्चे नहीं हो अब। कब तक वो चलता रहेगा कि गिव हिम टाइम अभी बच्चा है, 21-22 साल का है भाई, हो चुका आपका टाइम। और अब परफॉर्म नहीं करोगे तो भाई बिको, फिर आप निकलो, कोई और बंदा लेफ्ट विंग पे लाओ, चाहे कोई अच्छा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एटलीस्ट जो बंदा आपका 100% दे हर गेम में। ये नहीं कि आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं आज नहीं कर पा रहा, आज आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल। आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी रेगियो की परफॉर्मेंस, क्योंकि वो बंदा लोन पाया उसके बाद भी उससे प्रॉपरली परफॉर्म करके दिया, तो आई एम रियली हैप्पी विद रेगियो। उसके बाद हम देखते हैं कि इन जनरल थ्रू आउट दिस गेम दिस हैज़ बीन द केस, सेकेंड हाफ में स्पेसिफिकली यूनाइटेड गोल मारती है, उसके तुरंत बाद बायर्न म्यूनिख गोल मारती है उसको काउंटर करने के लिए। और इन दी एंड अगर हम सेकेंड हाफ का टोटल देखें तो यूनाइटेड ने 3 गोल मारे और बायर्न म्यूनिख ने 2। हाँ, सो ऑन पेपर यूनाइटेड हैड द बेटर सेकेंड हाफ, बट अगर आपने गेम देखा है आपको समझ में आएगी ये बात कि बायर्न म्यूनिख एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रेशर के अंडर है। एग्जैक्टली, पूरा गेम डोमिनेट करा है, पूरा गेम डिक्टेट करा है। एक मोमेंट भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इनको थोड़ी टेंशन हो रही है कि क्या हम ये गेम किल ऑफ कर सकते हैं कि नहीं। आई नो एट द एंड ऑफ द डे पेपर पे सजेस्ट करेंगे कि 4-3 का जो स्कोर लाइन है बहुत क्लोज है एंड बहुत ही थ्रिलिंग मैच हुआ था, बट इन माई ओपिनियन इट वॉज अ डोमिनेशन, इट वॉज क्या कहते हैं उसको, मतलब एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस कह लो, चलो फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड। ऐसा लगता है कि ऑन एनी अदर डे अगर बायर्न म्यूनिख थोड़ी सी भी ज्यादा क्लिनिकल होती, क्योंकि आई डू थिंक बायर्न म्यूनिख बहुत वेस्टफुल थी इस गेम में। आई थिंक 2-3 बार तो क्रॉसबार पे तीन बार पोस्ट पे लगा था, तो 3 गोल तो आप ऐसे गिन लो, और आई थिंक 2-3 चांसेस ऐसे और थे जहां पे दे कुड हैव डन बेटर। तो दिस स्कोर लाइन आराम से 5-6 नील के आसपास तक जा सकती थी। एंड नील तो चलो मैं यहाँ पे यूनाइटेड को भी क्रेडिट दूंगा टू सम एक्सटेंट कि चलो उन्होंने गोल मारे, एंड स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू कॉल आउट अपना कैसिमिरो, 5 times UCL विनर, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर इन दैट यूनाइटेड स्क्वाड। 2 गोल मारे उसने, 2 गोल मारे अल्टीमेटली उसने, चाहे कितना भी कह लो। इससे पहले यूनाइटेड कैसिमिरो का सीजन अच्छा बिल्कुल नहीं जा रहा था, इतना ज्यादा वो बंदा लॉस लग रहा था पिच पे, बट अल्टीमेटली व्हेन इट मैटर्ड ही डिलीवर्ड विद 2 goals। गोल स्कोरिंग इज नॉट हिज जॉब, बट उसने गोल मार के दिए, अल्टीमेटली एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाइन पे लेके आए। जिनने मैच नहीं देखा एज यू सेड उनको लगेगा कि चलो काफी टक्कर का मैच था ये। सो कुछ भी कहो, कितनी भी गाली तो यूनाइटेड को, अल्टीमेटली उन्होंने 3 गोल तो चलो मार ही दिए। यहाँ पे आई वुड ऑल्सो लाइक टू कॉल आउट अपना बायर्न का कीपर, क्योंकि आई डू थिंक कि बायर्न थोड़ी कैजुअल हो गई थी, इतनी इजीली बायर्न कंसीड करती नहीं है यूजुअली, जितनी इजीली उन्होंने इस बार कंसीड कर लिया। व्हाट्स द डील विद नॉयर राइट नाउ? नॉयर आई थिंक 2-3 मैच डे के बाद वापस आ जाएगा, तो इंजर्ड है इस टाइम पे, बट वो जब वापस आ जाएगा तो आई वुड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट मच बेटर फ्रॉम हिम। बट द पॉइंट इज कि नॉयर आएगा भी वापस तो भी इट्स टाइम टू मूव पास्ट हिम। हाँ, उसकी एज आ रही है, सो बायर्न वहां पे शायद लैक कर रही है। तभी मुझे लगता है कि इनको सोमर को इतना आराम से बेचना नहीं चाहिए। वही एग्जैक्टली, सोमर को इन्हें रखना चाहिए था, धीरे धीरे नॉयर को फेज आउट करो। आपका क्लब लेजेंड है बट उम्र भी हो रही है अब उसकी, अगर इस टाइम पे भी वो प्राइम पे परफॉर्म कर भी पा रहा है, बट आर यू श्योर कि नेक्स्ट सीजन कर पाएगा? तो यहाँ पे आई वुड अगेन से कि आप मड्रिड से थोड़ी इंस्पिरेशन लीजिए, क्योंकि वो थोड़ी ऐसी रूथलेसनेस दिखाते हैं, समटाइम्स दैट इज इंपॉर्टेंट। सो जब तक परफॉर्म कर रहा है अच्छा है, बट जब नहीं करेगा तो आपकी वो चीज़ खलेगी आपकी गोलकीपिंग पोजीशन। यू हैव टू मूव पास्ट हिम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, यहाँ पे जो एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट होने वाला है, जो कि काफी सारे इंग्लिश फैंस यहाँ पे रो रहे थे उस चीज को लेके, व्हिच इज द थर्ड गोल फॉर बायर्न म्यूनिख, द पेनल्टी। एरिक्सन के हाथ पे लगती है बॉल एंड लोग कह रहे थे कि इतना पास खड़ा हुआ था वो केन से कि वो क्या ही करता। फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन कि क्या वो पेनल्टी थी कि नहीं। यार आई थिंक कि पेनल्टी ऑन पेपर तो थी, जैसे रूल्स हैं उसके हिसाब से थी, बट अगेन ये वैसा टाइप का डिसीजन है जो कि अगर नहीं भी होता, कंट्रोवर्सी होती चाहे पेनल्टी देते या नहीं देते, बट अगर नहीं भी देते तो मैं उतनी फर्स क्रिएट नहीं करता इस बारे में। तो वही लगता है मुझे। भाई मैं तो कहूँगा क्लियर पेनल्टी थी, एंड मुझे लगता है कि जो लोग रो रहे हो फालतू का रो रहे हैं। आपको पता है कि रूल्स कैसे हैं और आज के टाइम पे फुटबॉल कैसे खेला जाता है, और ये जो नए रूल्स आए इनको आए हुए भी 1-2 साल हो गए। हम लोग 1-2 साल से कंप्लेन कर रहे हैं इन चीजों के बारे में यूसीएल में। वही बात है ना कि इट्स अनफॉर्चुनेट फॉर द डिफेंडर, होगा ही होगा, बट रूल्स आर रूल्स, और ये तुम पहली बार नहीं देख रहे हो ऐसा होता है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर मेकिंग सच अ बिग फस आउट ऑफ इट। इट वाज क्लियरली अ पेनल्टी, और पता है उसमें क्या है, कई लोगों ने आई थिंक ढंग से एंगल नहीं देखा होगा शायद। कई लोगों ना एक पर्टिकुलर एंगल से देखने में लग रहा था इनिशियली कि एरिक्सन के यहाँ पे लगी है बॉल, एल्बो के ऊपर, बट जब उसके रिप्लेस दिखाए गए अलग अलग एंगल से,
इट वाज मेड टू बी शोन कि यहाँ पे पहले बॉल लगती है उसके समवेयर अराउंड द रिस्ट, वहां से लग के फिर डिफ्लेक्ट होके उसके यहाँ पे लगती है बॉल और फिर नीचे जाती है। तो यार ये तो मतलब ब्लेटेंट हैंड बॉल है। एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितना पास खड़े हो, अगर तुम पेनल्टी बॉक्स के अंदर हो, जो नए रूल्स है, जो नया तरीका है जज करने का, वो क्लियरली यही कहता है कि पेनल्टी होनी है। आई डोंट अंडरस्टैंड इतना क्यों ड्रामा क्रिएट करा जा रहा है, इतनी विक्टिम मेंटालिटी क्यों क्रिएट की जा रही है। अगर यूनाइटेड के फैंस ये विक्टिम मेंटालिटी क्रिएट करेंगे तो भाई प्लेयर्स और मैनेजर के पास भी एक्सक्यूज आ जाएगा कि देखो पब्लिक का सेंटिमेंट हमारे साथ ही तो है ना, हमारे से एम्पैथेटिक तो है ही ना, ये लोग मानते हैं कि पेनल्टी नहीं थी तो हम भी एक दो बहाने डाल देते हैं यार। और पता है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मतलब आई कम टू दिस आफ्टर दिस पूरा एनालाइज करने के बाद, एक और गोल मारती है बायर्न म्यूनिख इन रिस्पॉन्स टू दैट 90, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में आता है गोल, तेल मारता है गोल उनका। भाई ही इज आल्सो लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग टू बी ऑनेस्ट, वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि वो बंदा जब भी आता है गोल मार देता है। एंड ही इज जस्ट आई थिंक 18 years old। मतलब उसकी प्रेजेंस भी ऑन द फील्ड बहुत अच्छी है, फिजिकली अच्छा है, पेस भी है, वही एग्जैक्टली जो हम बायर्न म्यूनिख के सारे प्लेयर्स के लिए कहते हैं। वो सारे ट्रेड्स दिख रहे थे, फिनिश ही काफी एलिगेंट और मतलब कैजुअल लग रहा था देखने में, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट फिनिश था। राइट, सो फॉर श्योर वेरी इंप्रेसिव। उसके बाद से अल्टीमेटली स्कोर लाइन जो है 4-2 के मैच पे खत्म होती है। अगेन एज यू राइटली सेड अभी यूनाइटेड फैंस के बारे में, क्योंकि ट्विटर पे, जिनको नहीं पता हम ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं अब, मैं बार बार ये चीज़ देख रहा हूँ कि यूनाइटेड फैंस जो है ना ये कह रहे हैं कि भाई तुम लोग इस यूनाइटेड टीम से 3 गोल कंसीड कर गए, हम तो अगर थोड़ी बेटर टीम होती, हमारी इंजरी ना होती, एंटनी वगैरह वापस आ चुके होते, तो हम तो तुम्हें हरा देते हैं। वेरी शेमफुल ऑन मैन। भाई पता है मैं यही कहूँगा कि तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे पंगे ले रहे हो। तुम लोग जानते नहीं हो, मैं तो ये भी नहीं कह रहा, बट स्टार्ट कॉलिंग आउट योर टीम। तुम लोग दूसरे फैंस जैसा रिएक्ट करने वाले हैं उसके हिसाब से अपनी टीम की परफॉर्मेंस जज नहीं करोगे। इट्स नॉट लाइक कि आपकी टीम ने गंदा परफॉर्म कर दिया, अब कैसे इस टीम को बचाया जाए। कॉल आउट योर टीम। दूसरी टीम कर रही है तो वो तो करेगी यार। इस टाइम पे अगर यूनाइटेड जो है ट्रोल हो रही है तो दे डिजर्व टू बी ट्रोल्ड इस टाइम पे। मतलब मैं तो कई सारे कमेंट्स भी देखता हूँ हमारे मतलब स्ट्रीम्स वगैरह पे और बाकी कंटेंट क्रिएटर्स पे भी, तो मैंने ये बार्सिलोना में भी कई बार देखा है। मतलब मैं भी खुद बार्सिलोना फैन हूँ, बट मैंने इंडियन बार्सा फैन से भी कई बार ये देखा है कि वो फालतू का डिफेंड कर रहे होते हैं। अब मुझे लगता है इतनी डम चीज़ है ना ये करने की, इतने बेवकूफ़ हो ना तुम इतने बड़े, अगर तुम गलत चीज़ों को कॉल आउट नहीं करोगे तो। अगर बार्तिमेओ को कॉल आउट ना करा जाता, अगर मेसी कॉल आउट नहीं करता उसको, तो आज बार्तिमेओ अभी भी यहीं पे होता। अगर मेसी ऐसा प्लेयर जो कि हम सबसे ज़्यादा अटैच्ड है बार्सिलोना से, वो कॉल आउट कर रहा है अपने क्लब को, तुम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? एंड पता है अंधभक्ति क्यों इतना अजीब हो चुका है, क्योंकि इस टाइम पे जो फैंस हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि मेरा क्लब कैसे इंप्रूव करे, कहाँ में वो कॉल आउट करना चाहिए, इनके दिमाग में ये होता है कि यार अगर हमारी गंदी परफॉर्मेंस हो चुकी है पर कोई दूसरा फैन बेस हमें कुछ उल्टा ना कह दे। बेसिकली वो बहुत एक मायोस्कोपिक, वो नैरो टनल विजन है कि मैं, मेरे जो एकदम बगल में जो मेरा दोस्त है वो मेरी बेइज्जती ना कर ले, तो मैं उसको कैसे डिफेंड करूँ। राइट, बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि एज अ लॉजिकल पर्सन जो कि जेन्युइनली अपने क्लब का भला चाहता है, जब वो गलत कर रहे होंगे तो उसे कॉल आउट करना ही पड़ेगा। राइट, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आप कैसे उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। आई थिंक अगर तुम क्रिटिकल नहीं होगे कुछ चीज़ों को लेके तो तुम इम्प्रूव कैसे करोगे? एग्जैक्टली, तो वो तो है ही भाई। बट यहाँ से हम लोग अपने और जो मैचेस हैं उन पे एक बार आते हैं। कुछ मैचेस हुए थे, आई डोंट थिंक ज़्यादा सरप्राइजिंग था। एक गलाटासराय का मैच था विद FC कोपेनहेगन। आई डोंट नो इन दोनों में से, क्योंकि गलाटासराय का तो मैंने मैच देखा था जब इनका यूरोपा लीग में बार्सा के साथ मैच हुआ था। आई डोंट फॉलो दैट लीग वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई डोंट थिंक कि मैं भी चाह रहा हूँ कि इस बार ना करना पड़े, पिछले 2 साल से थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है, होपफुली इस बार नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो उनका मैच 2-2 हो जाता है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि गलाटासराय जीत जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाती है। इंटर मिलान का मैच होता है रियल सोसिएडाड से। नाउ हमने मड्रिड का मैच जब कवर करा था रियल सोसिएडाड से, हमने उस टाइम पे चीज़ बोली थी कि रियल सोसिएडाड इज नो, मतलब एवरी टीम नहीं है वो। राइट, उनका मैच होता है एंड दे ड्रॉ होता है उनका आपस में मैच। अल्टीमेटली लोटारो मार्टिनेज गोल मारता है ड्रॉ कराने के लिए। गुस्सा ही ना जो उसने गोल मारा। भाई अर्जेंटीना से भी कर ले कुछ यार। Exactly. जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ पता नहीं क्या हो गया, अर्जेंटीना से बिल्कुल भी गोल नहीं मारता। बट यहाँ पे इंटर मिलान, द थिंग इज कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि अल्टीमेटली लास्ट टीम वो लोग UCL फाइनल गए थे एंड उनका भी यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। नाउ यू कैन से कि इंटर मिलान थोड़ी डिग्रेड हो रही है इस टाइम पे, या फिर इट्स जस्ट देयर फर्स्ट गेम भी है। बट यहाँ पे एक क्रेडिट मैं लालिगा को दूंगा 100%, क्योंकि आप कितना भी कह लो लीग है वही है, प्लेयर्स है वही है, भाई यूरोपियन स्टेज पे उनको पता नहीं क्या हो जाता है, वो परफॉर्म करके देते हैं आपको। अब बाकी लीग्स को कैसे डोमिनेट करना है ऑन फील्ड कई बार दिखता है भाई। एग्जैक्टली। नेक्स्ट मैच पे आते हैं। आर्सेनल का मैच होता है PSV के साथ, वो 4-0 जीतते हैं। सो जैसा उनकी प्रीमियर लीग में रन चल रही है वैसे ही वो लोग चैंपियंस लीग बना के रखते हैं। काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी, काफ़ी प्लेयर्स ने गोल मारा, तो आई थिंक अनदर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम देम एंड ऐसी परफॉर्मेंस आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। आई थिंक 7 साल बाद वो लोग फाइनली चैंपियंस लीग में एंटर करें। वो साका का एक दिखाया था ना 2020 का एक ट्वीट था कि आर्सेनल फैंस यू डिजर्व सो मच बेटर, और फिर कल उसने ट्वीट करा कि
UCL debut tick mark, UCL goal tick mark, Arsenal finally coming back in UCL in fashion tick mark ऐसे करके कुछ था. So great to be back ऐसे करके. तो अच्छा लगा कि उसको उसने गोल भी मारा अल्टीमेटली. एंड काफी लोग स्कोर शीट पाए, ओडेगार्ड, हेजोस, साका, इनफैक्ट एक और गोल भी था if I'm not wrong. तो भाई काफी अच्छा मतलब उनका रहा ओवरऑल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस. आई नो PSV ही थी, बट आर्सेनल भाई लेट्स बी ऑनेस्ट आज के डेट पे एक तगड़ी टीम बन चुकी है. पिछले सीजन से हम लोग देखते आ रहे हैं. सो वुड बी वेरी एक्साइटेड टू सी कि कितना डीप रन बना पाते हैं इस बार. मजा आएगा उनको देखने में. नेक्स्ट मैच है सेविया और लेंस का, जो कि अगेन 1-1 ड्रॉ हो जाता है. डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम सेविया. अब तो रामोस भी आ गया भाई. उसको UCL में है, लास्ट मिनट गोल्स मारने चाहिए, बट ठीक है उसका दूसरा ही मैच था ये. एंड लेंस भाई, अब PSG फैंस थोड़ा चौड़ेंगे इस बात पे, भाई हमारी लीग इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, लेंस ने अच्छा परफॉर्म करा है. बट ठीक है यार, थोड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी फ्रॉम सेविया, बट आई होप कि आगे जाके वो लोग सेविया भी बहुत अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है भी नहीं है. काफी टाइम इंटरनल क्लब में काफी प्रॉब्लम्स चल रही है उनकी. नेक्स्ट बात है नापोली और FC ब्रागा के बीच में मैच था. वो नेचुरली नापोली जो है 2-1 जीत जाती है एज एक्सपेक्टेड. इस पे ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं. एंड जो फाइनली सरप्राइजिंग मैच था, दैट वाज बिटवीन बेनफिका एंड साल्जबर्ग, जो कि बेनफिका 0-2 से हार गया. आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम बेनफिका, बट द थिंग इज कि वी हैव टू कंसिडर कि अल्टीमेटली गोंसालो रामोस, जिसका लास्ट सीजन अच्छा गया था, वो वहां से जा चुका है. बट डिमारे आ गया भाई. डिमारे आ चुका है. हाँ, डिमारे को मारना चाहिए था. बहुत अच्छा खेल रहा है. अच्छा भी खेल रहा है. बट ठीक है यार, सबको अलाउड होते हैं ऑफ गेम्स. आई थिंक वैसे भी इट्स जस्ट द फर्स्ट मैच डे, तो आई थिंक अभी बहुत चीजें पलटेंगी. इट्स जस्ट द स्टार्ट. बट अगर UCL के सेगमेंट को क्लोज करा जाए विद दिस लास्ट क्वेश्चन, हमने हर टीम को एक मैच खेलते हुए देख लिया है. अभी तक कौन सी टीम सबसे स्ट्रांग लग रही है, सबसे प्रॉमिसिंग लग रही है, और कौन सी सबसे बड़ी टीम जो बिग क्लब्स आते हैं उसमें सबसे कंसर्निंग लग रहा है? मुझे लगता है सबसे कंसर्निंग जो लग रहा है बिग क्लब्स में, मैड्रिड. आई मीन क्या यूनाइटेड भी बिग क्लब होगा? हाँ, कह सकते हैं. आई थिंक यूनाइटेड है. कह सकते हैं तो क्या है, ऑफ कोर्स है. आई थिंक यूनाइटेड होगा मेरे लिए, मोर देन मैड्रिड, बिकॉज़ मैड्रिड के पास तुम्हें पता है कि वो कुछ ना कुछ कर ले. जीत तो गए ना अल्टीमेटली वैसे भी. एंड आल्सो दे हैव एन ईजियर ग्रुप. हाँ, ईजियर ग्रुप भी है. आई थिंक सबसे जो ट्रबलसम लग रहा है जिसके लिए, वो आई थिंक यूनाइटेड है इस टाइम पे. एंड जो सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है टीम, सबसे डोमिनेटिंग, आई थिंक सबसे डोमिनेटिंग टीम कौन सी होगी इस टाइम पे यार? आई नो कि ऑपोजिशन उतना अच्छा नहीं था, बट आई वुड से सिटी. आई थिंक सिटी और बायर्न में कहूंगा. ओके. एंड बार्सिलोना के लिए मैं बहुत टेम्पटेड हूँ, लेकिन एंटवर्प थी, तो अभी मैं नहीं कहूँगा. अभी नहीं कहूँगा. लेट्स वेट फॉर 1 or 2 games, बिकॉज सिटी और बायर्न तो स्पेशली बिकॉज मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट खेल रहे थे. आई थिंक सबसे बड़ा क्लब था जो कि ऑपोजिशन साइड पे था. सबसे बड़ा मैच था आउट ऑफ ऑल द मैचेस इन द फर्स्ट मैच डे. सो आई थिंक बायर्न को क्रेडिट जाना चाहिए वहाँ पे. एंड सिटी का वही बात है कि वो भाई 1-0 होने के बाद भी 3-1 जीत गए अल्टीमेटली विदाउट देयर A टीम. तो देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट देम, यू कांट डिसरिगार्ड दैट. तो सिटी जब भी आएगी फेवरेट्स की तरह ही आएगी किसी भी ग्राउंड पे. एक जो मैं एक आउटसाइड वो कुछ शाउट दूंगा तो जो कि थोड़ा अंडररेटेड शाउट है, वो PSG होगा. आई थिंक PSG की बहुत अच्छी थी एक्चुअली में, मतलब प्रॉमिसिंग लग रही थी. हमने वो ब्रेक डाउन करा था. जिन लोगों को लग रहा है कि हमने PSG की बात नहीं करी, बारसा की बात नहीं करी, हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी, तो उसको आई होप अभी दिख जाएगा आपको ऊपर यहाँ पे, नहीं तो हम पिन कमेंट पे डाल देंगे. तो पॉडकास्ट का लिंक डाल देंगे, आप चेकआउट कर सकते हो उसको. तो वहाँ पे हमने डिटेल में ब्रेकडाउन करा था कैसे PSG का जो सिस्टम है काफ़ी सिंप्लीफाई हुआ है पहले से, काफ़ी डायरेक्ट हो गया है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लुइस एनरिके. तो प्रॉमिस है उसमें बहुत ज़्यादा, बट लेट्स सी. थोड़े दोनों विंग पे बहुत ही वेस्टफुल प्लेयर्स मुझे लगते हैं, एम्बापे और डेम्बेले. बहुत कॉन्शियसली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वेस्टफुल फॉर एम्बापे, बिकॉज वो 10 चांस मिस करता तब जाके 2 बहुत अच्छे गोल्स मारता है. सो दैट्स हाउ आई फील. बट यहाँ से अपने नेक्स्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आते हैं, जिसमें मायामी का मैच होता है, 4-0 जीती अल्टीमेटली. वहाँ पे मेसी भी इंजर्ड हो जाता है. फर्स्टली व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? तो भाई पहले जल्दी से मायामी का मैच कवर करते हैं विद मेसीज पर्सपेक्टिव, और उसके बाद फिर जो इंटरव्यू आया है उसके बारे में कुछ बातें करनी पड़ेंगी. तो यार देखो, मायामी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गेम था जीतने के लिए, बिकॉज पिछले मैच में वो 5 गोल खा के पिटे थे, और कोइंसिडेंटली मेसी उस मैच में नहीं था. सो इज दैट अ साइन? बट एनीवे, मेसी इस मैच में वापस आता है. कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स थी कि एल्बा और मेसी को फटीग हुआ था काइंड ऑफ, और शायद उनको रशियन किया जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क था. बट द फैक्ट इज उन्होंने पिछला ट्रेनिंग सेशन अपना अच्छे से कवर किया था. तो यहाँ पे ना मैं आपको पूरा इंजरी का भी सीन बता दूंगा अच्छे से. व्हाट हैपेंस इज कि उनको कहा जाता है स्टार्ट करने के लिए अल्टीमेटली. मुझे नहीं पता कि इसमें मेसी और एल्बा ने खुद अपनी हाँ भरी थी कि हम एकदम फिट है, प्लीज़ मेक अ स्टार्ट, या फिर ताता मार्टिनो ने थोड़ा सा पुश करा होगा उनको इस बात के लिए. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उन्होंने स्टार्ट करा था. एंड एक सरप्राइजिंग चेंज था यहाँ पे, विच इज द चेंज इन फॉर्मेशन. अभी तक यूजुअली 4-3-3 पे जा रहे थे, बहुत सिंपल सेटअप था. बट आज इन्होंने 5 एट द बैक खिलाया था. 5-3-2 की फॉर्मेशन थी. उसमें 3 डिफेंडर्स थे, लेफ्ट साइड पे एल्बा था,
मतलब 3 में जो सिंगल पिवट होता है वो बुस्केट्स था और ऊपर 2 स्ट्राइकर्स थे, उसमें सेकंड स्ट्राइकर मेसी था ऑफ कोर्स, अलॉन्ग विद मार्टिनेज. सो यहाँ पे ये सिस्टम क्लियरली मायामी को सूट नहीं कर रहा था. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट. पूरे मैच में स्पेशली द फर्स्ट 15-20 मिनट्स ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वो आउट ऑफ सिंक है. कोई भी प्लेयर को अपना रोल पता नहीं था एग्जैक्टली कि क्या करना है उनको, इंक्लूडिंग मेसी का था. देखो मेसी पहले के 10-15 मिनट वैसे भी शांत होता है रिगार्डलेस, तो उसको मैं जज नहीं कर सकता एग्जैक्टली. तो पहले के 15-20 मिनट तो ऐसा ही था कि बहुत ज़्यादा कोई कुछ उथल पुथल मचा नहीं पा रहा है. बट अराउंड द 20th मिनट मार्क फिर मेसी कम्स टू लाइफ. उसके बाद मैं देखता हूँ कि 2-3 बहुत ही डोमिनेटिंग रन्स थे उसके, बहुत ही मेनेसिंग रन्स थे, जो टिपिकल होता है ना कि राइट विंग से लेके एकदम से कट इन कर रहा है, फिर एक 1-2 करके गोल मारने का ट्राई कर रहा है. एक ऐसा रन था उसका वहाँ पे. आल्बा ने भी उसको 2-3 बार फीड करी बॉल अच्छी सी, टाइट बॉल कंट्रोल उसका हमें देखने को मिला बॉक्स के अंदर. आई थिंक वो रील अभी तक सबने देख लिया कि बहुत फेमस हो गई ऑलरेडी. सो वो मेसी मोमेंट्स ऑफ मैजिक दिख रहे थे क्लियरली. बट फिर क्या होता है भाई, जैसे ही मायामी ने थोड़ा सा अपना टच रीगेन करना शुरू करा गेम में, उसके बाद एकदम से हम लोग देखते हैं अराउंड 34th मिनट आल्बा कहता है कि भाई मेरे को बाहर जाना है, कुछ सीन ऑफ है. आल्बा 34th मिनट में बाहर आता है. एग्जैक्टली 2 मिनट बाद इन 36 मिनट गेम चल रहा होता है और बॉल ट्रांजिशन में होती है टोरंटो के अगेंस्ट. टोरंटो बाय द वे दूसरी टीम थी जिसको नहीं पता, एंड उसके बारे में मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री दूंगा. बॉल जा रही होती है, मतलब टोरंटो अटैक पे होती है, थोड़ी बहुत ट्रांजिशन लूज करती है अपना मायामी, एंड मेसी पीछे नहीं चल रहा होता है. वो ना ऐसे घुटने पे हाथ रख के अपनी काफ को थोड़ा सा ऐसे मसाज होता है, टच कर रहा होता है, कुछ हुआ है यहाँ पे, और हिल नहीं रहा होता बिल्कुल भी. और फिर रेफरी उस चीज़ स्पॉट करता है क्योंकि बॉल थोड़ी आउट ऑफ प्ले जा रही थी, गेम रोक देता है और मेसी का सब्स्टिट्यूशन तुरंत हो जाता है. वो बहुत कंसर्निंग लगा मुझे इनिशियली, बिकॉज एक होता है ना कि आपको इंजरी हुई, आप थोड़ा सा उथल पुथल रहे हो, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, छटपटा से रहे हो थोड़ा सा, पर आपको पता है कि इन द मोमेंट थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है, अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा. मेसी की जो शक्ल थी ना उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पता गया भाई काम से है, ऐसी थोड़ी शक्ल थी. अब वो एक्सप्रेशन ऐसे देता तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स है मैं अभी उनको एक्सप्लेन करूंगा फाइनली. बट मेसी का ना थोड़ा सा वैसा सा रिस्पॉन्स था कि अबे यार हो गया बात, फंस गए, वो वाला था. अब बिल्कुल चुपचाप गए अपना थोड़ा सा सर नीचे करके, और फिर 5-10 मिनट के लिए वो स्टैंड से बैठा था अल्बा के साथ, फिर वो वापस चला गया अंदर. अपेरेंटली उसके मेडिकल टेस्ट होने थे चेक करने के लिए. तो यहाँ पे पहली बात तो ये, इसमें मैं दोबारा आऊँगा अभी, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ गेम का. यहाँ पे टोरंटो एफसी वो टीम है जो कि लास्ट है टेबल पे. मायामी सेकंड लास्ट है, टोरंटो एफसी लास्ट है. मायामी अभी भी सेकंड लास्ट है. हाँ ओके. सो टोरंटो एफसी लास्ट है. आई थिंक अब जीतने के बाद थोड़ा ऊपर आ गई थी, बट इस मैच तक सेकंड लास्ट थी. तो इफ देयर वाज वन टीम व्हिच वाज वर्स देन मायामी, इट वाज टोरंटो. बट नॉट टू अंडरमाइन देम, बिकॉज वहाँ पे इंसीनियर जैसे प्लेयर्स थे. इंसीनियर लेफ्ट विंग, इंसीनियर कहेंगे ना, इंसीनियर नहीं कह रहा था. इंसीनियर था, बर्नार्डेस्की भी था वहाँ पे. इंसीनियर नेपोली का प्लेयर रह चुका है जिनको नहीं पता, एंड बर्नार्डेस्की रोनाल्डो के साथ खेल चुका है यूवेंटस में. राइट. तो बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े नाम, यूरोपियन नाम थे उस टीम में, ऐसा नहीं था. सरप्राइजिंगली इस टीम ने अभी तक सिर्फ 7 गोल मारे थे एमएलएस की लीग में. ओके. तो बहुत कम गोल्स मारे होते हैं, विच अल्टीमेटली इन्होंने यहाँ पे भी गोल नहीं मारा. बट बुस्केट्स मुझे बहुत रस्टी लगा इस गेम में, पर्सनली बहुत रस्टी लगा. एक चांस था वहाँ पे, वो 2-3 बंदे उसको सराउंड करे हुए थे मायामी के पेनल्टी की बॉक्स के सामने एकदम, और वो बुस्केट्स होता है ना टिपिकल अपना प्रेस एस्केप करने के लिए 1-2 ट्रिक्स कर रहा था, उसी में फंस गया, वो लेट गया वहीं पे, और वो खाली ओपन गोल मिल गया. ओपन गोल मिस, रिबाउंड आता है, वो क्रॉस बार पे लग गया. हे भगवान. तो टोरंटो ने बहुत इजीली लीड ले सकते थे, वो मिस कर दिया. व्हाट इज बर्गर लीग. कैसे से लोग हैं. वैसे डू यू थिंक ये एज इशू हो रही है, क्योंकि चाहे कितने भी हाई क्लास प्लेयर्स हो, वी हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि इनकी एज हो चुकी है. सो इट्स नॉट लाइक कि आप इनको लगातार सारे मैचेस खिला सकते हो. आई थिंक यार किसी भी आप लीग में खेलो, फुटबॉल गेम ही ऐसा है कि इंटेंसिटी इतनी कम तो नहीं पड़ेगा ही ना आपको. इतनी कम तो नहीं होगी कि आपको अब जैसे अभी मैं मायामी का सीन बताता हूँ. अगले आई थिंक 5 या 6 दिन में, नहीं सॉरी, अगले 17 दिन में 6 मैचेस खेलने. ओके. इंक्लूडिंग अ फाइनल जो कि एग्जैक्टली अभी एक वीक में होने वाला है. ऐसे सिचुएशन में आदमी कितने भी साल का हो ना, उसको बहुत डिफिकल्टी होगी. लेस देन 3 days पर मैच आपको रिकवरी टाइम मिल रहा है. इट्स नॉट इजी. राइट. और आप 25-36 साल के हो तब तो, 25 कह रहा हूँ मैं, 35-36 साल के हो तब तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो चीज़. तो फटीग वाला जो इशू है ना, अल्टीमेटली हुआ फटीग का ही सीन है पूरा. उसके ऊपर मैं भी आता हूँ. वो ऑफकोर्स वो एज रिलेटेड ही है. वो ऐसा नहीं है कि आपको लीग आसान मिली तो आप क्यों फटीग हो रहे हो, आपको भागना तो पड़ेगा ही ना. तो वो सीन तो एकदम ही सबको हटा देना चाहिए सोच के. द गुड पार्ट वॉज कि जब मेसी और अल्बा सब्स्टिट्यूट होते हैं, आई थिंक फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं. जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला था, एक बहुत तगड़ी वॉली मारता है
हमारा, मैं प्लेयर का नाम बताता हूँ, मुझे प्लेयर का नाम भी नहीं पता भाई मियामी में, बट आई थिंक मैं नाम भी लिखना भूल गया भाई मुझे पता नहीं, बट एनीवे जो भी गोल था भाई बहुत बढ़िया गोल मारा था। कीपर बेसिकली कॉर्नर को क्लियर करने जा रहा था और वो मुक्का मारता है और वो लैंड करती सीधा प्लेयर के पैर पे और वो मारता है वॉली पे डायरेक्ट। गोल सारे बहुत अच्छे थे। तो 1-0 पे जा रही थी टीम और काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट था। बट उसके बाद सेकेंड हाफ में मुझे लगा कि दे काइंड ऑफ ग्रू इनटू द गेम, काफी यूज्ड टू हो गए पूरे सिस्टम से, किसका क्या रोल से। रॉबर्ट टेलर आता है सेकंड हाफ में, वो मेसी जगह आया था ना भाई, और क्या खेला, 2 गोल मारे। हाँ मतलब सेकंड हाफ में आके तो पूरा एकदम, आई थिंक 2 गोल 1 असिस्ट भी है उसका। और जो 2 गोल्स है वो भी तगड़े गोल थे, मतलब टॉप नॉच गोल्स जो कहते हैं ना, कि पूरी टीम को कटा के एक टाइट एंगल से मारना। एंड रॉबर्ट टेलर के साथ मैंने देखा है टाइट एंगल से काफी गोल मारता है। सो अल्टीमेटली 4-0 जीत जाती है। मैं ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं करूंगा इसको बिकॉज हम सब मेसी के लिए देखते हैं, मुझे सबको पता है। So ultimately 4-0 जीते and that's a major positive step forward in their hopes to qualifying for the MLS Cup. तो वो देख के बहुत अच्छा लगा। बट द कंसर्निंग पॉइंट इज कि अब मैं आता हूँ मेसी की इंजरी पे। अभी अपेरेंटली संडे को एक मैच होना है इनका, संडे को था, मतलब अभी 1-2 दिन के गैप में होना है अभी एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग दिस पॉडकास्ट। हाँ, तो अभी 1-2 दिन में होने वाला है वो मैच के लिए। ही इज टोटली आउट, वो कंफर्म कर दिया ताता मार्टिनो ने कि वो नहीं खेलने वाला। उसके बाद आएगा यूएस ओपन कप का फाइनल, जो कि हमने लास्ट अभी देखा था जब सेमीफाइनल खेला था मेसी का, उसका फाइनल अभी होने वाला है। उसके लिए भी वो डाउट में है अभी। मार्टिनो ने कहा है कि अगर मेसी कहता है कि आई डोंट फील लाइक इट, तो देयर इज नो चांस ही स्टेपिंग ऑन द फील्ड। एंड सेम गोस फॉर एल्बा। जॉर्डी एल्बा का अपेरेंटली राइट हैमस्ट्रिंग पे थोड़ा सा कुछ इशू है, वो आइसिंग भी कर रहा था उस टाइम पे। मेसी का अपेरेंटली कोई काफ में इशू है, लेफ्ट या राइट आई एम नॉट श्योर, बट अब कह रहे हैं कि काफ में हो कि मसल में फटीग हो गया थोड़ा सा। कोई ऐसे मतलब होता है ना मसल के अंदर कोई टीयर या कोई ऐसे मसल इशू ऐसा सच नहीं है, जनरल फटीग हुआ उस पूरे एरिया का। तो फटीग होता है तो उसका एक ही वो है कि आप अपनी रिकवरी अच्छे से करो, रेस्ट करो, सो अच्छे से, खाना अच्छे से खाओ, आइस बात लो, जो भी है उसका वही एक तरीका है, कुछ ऐसा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो वो बात वही है कि यार आप इतने सारे मैचेस लगातार खेल लो तो थोड़ा सा फटीग तो आएगा ही, वही वाला इशू है पूरा। एंड यू वुडंट वांट कि अगर अल्टीमेटली उसको फोर्स कर जाता है पिच पे एंड ये चीज़ कुछ एग्रेवेट हो जाती है। बट आई वंडर कि क्यों उसको खिलाया गया फिर। आई डोंट थिंक मेसी ने खुद कहा होगा, आई डोंट नो। मतलब डू यू थिंक कि अगर उसको बोला जाए कि वो इंजर्ड है फिर भी खेलो तो वो मानेगा? मुझे नहीं लगता मानेगा यार। और अगर होता भी तो एज आई सेड बिफोर, ही प्रेफर्स टू कम इन लेट इन द गेम। मे बी ही फेल्ट कि इट्स ऑल राइट, अभी खेल सकता है। एंड कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि उसको फील हो गया था कि अब मैं और खेलूंगा तो अभी गया जाएगी, हाँ। तो चुपचाप खुद ही वापस आ गया, इसलिए कोई ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। राइट। सो लेट्स होप कुछ बहुत सीरियस ना हो, बट नेक्स्ट गेम के लिए शोल्डली आउट, वो तो कंफर्म्ड है। बट यहाँ से आते हैं मेसी के एक्सप्लोसिव इंटरव्यू पे। ये भी कंट्रोवर्शियल का एकदम हाईएस्ट ऑर्डर, सुपर कंट्रोवर्शियल होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे कुछ काफी आई थिंक टाइटल बढ़ के कई लोगों को समझ में आ गया कि हम किसकी बात करने वाले हैं। ये इंटरव्यू अपेरेंटली वो एक कॉमेडियन है उसके साथ हुआ है। एंड वहाँ पे काफी सवाल पूछे गए। आई थिंक हमारे लिए 3 मेजर टॉक पॉइंट्स होंगे, तो वो तुम बताओ भाई क्या है। सबसे पहले तो हम लोग सबसे हॉट टॉपिक पे आते हैं। वो ये है कि भाई मेसी जो है अल्टीमेटली पीएसजी को एक और बार इंटरव्यू में लताड़ता है। हाँ। ये कहते हुए कि मेरे जितने भी और 25 टीममेट थे उन सबको जब वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने वापस क्लब में गए थे तो सबका एक अलग से उनको ऑनर करा गया था, और मेसी को वो पीएसजी में ऑनर नहीं दिया गया। फर्स्टली योर इनिशियल थॉट्स ऑन दिस? नहीं, मैं तुम्हारे चाहता हूँ बिकॉज तुम थोड़ा रैंट के मूड में हो। मुझे तो यार ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिला था ट्रेनिंग ग्राउंड में। आई डू थिंक यार इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि क्योंकि आप फ्रांस के अगेंस्ट ही फाइनल जीते थे, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, और क्योंकि एम्बापे उनका कैप्टन था वो भी उसी टीम में है, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको पिच में आके कुछ बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा इस चीज़ का, आप आके वर्ल्ड कप दिखाओगे सबको, या पता नहीं क्या होगा, आई थिंक गार्ड ऑफ ऑनर वॉज मोर देन इनफ। इससे तो और कुछ नहीं मिलेगा भाई, स्पेशली इन फ्रांस। देखो टू स्टार्ट विद मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट दिया उसने अनकॉल्ड फॉर था, पूरा जरूरत नहीं थी बोलने की। मतलब मुझे लगता है कि चलो आपने जब आप गए थे पीएसजी से तब आपने चीज़ें बोली और तब लोग समझ गए कि यार ठीक है गुस्सा है और गलत तरीके से ट्रीट किया गया है, इसलिए उसने ये चीज़ बोली है। मूव ऑन यार, अब हो गया। नहीं, जो उसने पहले भी बोला है ना, इट वाज ऑलवेज इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल टोन और एंड बहुत ही पॉजिटिव तरीके से करता था हमेशा, कि चाहे जैसा भी हो, कुछ लोगों ने बू करा हो, बट आई वुड ऑलवेज लाइक टू बिलीव कि जो मेजर सेक्शन ऑफ फैंस है वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, जैसे कि उन्होंने पहले दिन पे किया था। और कहा था कि मतलब आई डिड नॉट पर्सनली हैव अ गुड टाइम एट पीएसजी, दोस 2 years वर नॉट रियली गुड फॉर माय फैमिली, बट उसने पीएसजी को डायरेक्टली कभी कुछ ऐसे नहीं बोला था। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय ओपिनियन जहाँ पे वो पीएसजी के ऊपर डायरेक्ट शॉट्स ले रहा है और शॉट्स लेके स्टेटमेंट वहाँ पे खत्म। कोई पॉजिटिव एंगल नहीं दिया उसके बाद, कोई पॉजिटिव एंडिंग नहीं दी। Okay. बुरी चीज बोली उनके लिए और खत्म स्टेटमेंट वहाँ पे, बस फ्लैट आउट।
तो वो मुझे थोड़ा लगा कि अननेसेसरी था, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी नोज कि PSG ने उसको अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करा पूरे 2 सालों में, और ये चीज़ उसको खुद बोलने की ज़रूरत नहीं थी. इनफैक्ट मेसी का जो पूरा ब्रांड है और जो पूरा पर्सोना है ऑन अ लाइटर नोट, वो रहा ही इस चीज़ के लिए. उसको रिस्पेक्ट ही इस चीज़ की इतनी करी जाती है. वन मेजर डिफरेंस फॉर मी बिटवीन रोनाल्डो एंड मेसी यही रहा कि मेसी चूजेस टू स्टे क्वाइट. और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई गेट वाई यू वुड वांट टू मेक योर साइड क्लियर, बिकॉज आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया पे इतने सारे नैरेटिव्स फालतू के चल रहे होते हैं कि यू आर वेरी टेम्प्टेड टू पुट आउट योर साइड, और वो कई बार सही भी होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो ने अगर वो टेन हाग के लिए ना बोला होता कि उसकी साइड क्या है, तो आई डोंट थिंक कि जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी, ऑफकोर्स रिस्पेक्ट लूज भी करी होगी उसने कुछ फैंस के लिए, बट कई लोगों से गेन भी कर ली. वही बात है कि एटलीस्ट उसने स्टैंड लिया कि जो उसके साथ गलत हो रहा था, वरना उसकी साइड तो कभी सामने ही नहीं आती मीडिया में. तो बट मुझे लगता है कि मेसी के लिए यहाँ पे वो चीज़ ज़रूरी नहीं थी. आई थिंक मेसी का सबको पता था कि अभी भी ये चीज़ हुई है. आई एज अ मेसी फैन बिलीव कि फालतू का मतलब ज़रूरत नहीं थी स्टेटमेंट देने की, बट मैक्सिमम कमेंट्स अभी भी मेसी के सपोर्ट में ही है कि मेसी इज लेफ्ट फुट ग्रेटर देन PSG. कोई बुराई नहीं कर रहा उसकी, अभी भी सब सपोर्ट में ही है. बट इस चीज़ की जरूरत नहीं थी. दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि आपको बोलना पड़ रहा है इतना कुछ, तब भी आपके सपोर्ट में है ही. तो जब आप चुप थे तब भी सबको पता था यार, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी. तो पहली बात तो मुझे लगता है कि ये आई वुड फर्मली से कि देयर वाज नो नीड टू हैव दिस स्टेटमेंट और कॉन्वर्सेशन. उसको बहुत प्यार से टाल सकते थे. बट पता है मुझे ऐसा लगता है कि चलो उसने ये बोला तो बोला, बट यार आपको आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एक्चुअली में, मतलब व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस? इसका काउंटर आर्गुमेंट ये होगा कि तागलियाफिको भी लियोन में था, वो भी फ्रांस का ही पार्ट है. हाँ. तो वहां पे भी तो उसको भी तो पूरा सेरेमोनियसली एक्नॉलेज करा गया. मतलब क्या करा गया था? उसके पूरा एक्नॉलेजमेंट हुआ था फील्ड पे जाके, ऐसा नहीं कि उसको एक्नॉलेज नहीं किया था. मुझे जो लगता है, जो कि मेसी के भी दिमाग में थोड़ी बहुत है, आई थिंक हर फैन भी मेसी का ये बोल रहा था, भाई ऑनेस्टली फॉर मी, अगर आप ट्रेनिंग ग्राउंड पे बुला के उसको कुछ ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो, इट डज नॉट मीन एनीथिंग. यार मुझे लगता है कि अल्टीमेटली उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया भी, उस चीज़ को पोस्ट भी करा गया, पूरी अप्रिसिएशन भी मिली उस चीज़ पे. मतलब मुझे लगता है कि यार स्पेसिफिकली बिकॉज वो PSG और वो फ्रांस है, और उधर एम्बापे भी था. बट लियोन में तो फ्रांस का है यार. लियोन में कौन ऐसा प्लेयर है जहाँ पे उसने, और मेसी ने स्पेसिफिकली फ्रांस अगेंस्ट वैसी परफॉर्मेंस भी दी थी. अल्टीमेटली परफॉर्मेंस की बात नहीं है. आई वुड से मेसी इज मतलब आई थिंक सारे फ्रेंच फैंस को होंगे, उनके एक दिल में एक सार चीज़ ही होगी मेसी को लेकर कि इसकी वजह से हम लोग हारे वर्ल्ड कप अल्टीमेटली. तो मुझे लगता है कि किसी को भी ना वर्ल्ड कप से पहले एक्सपेक्टेशन थी, ना वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी, बिफोर ही केम बैक टू PSG. मुझे एट नो पॉइंट आई एवर थॉट कि इसको ऐसे टाइप का कुछ फील्ड पे बुला के ऐसा बोलेंगे वर्ल्ड चैंपियन हैज कम बैक, कुछ ऐसे करके बोलेंगे. मैं तो कह रहा हूँ समथिंग एज सिंपल एज अ गार्ड ऑफ ऑनर जो कि उन्होंने वहां दिया, वो फील्ड पे दे देते हैं. मैच से पहले जब जा रहे होते हो आप, तो हम क्रिकेट में कई बार नहीं देखते, बस वही दे देते यार. ओके, और क्या चाहिए था आपको? आई थिंक अ बेसिक एक्नॉलेजमेंट वुड हैव बीन रियली गुड. मेरा पॉइंट ये है कि मेसी को ये चीज़ बोलने की जरूरत नहीं थी. ओके भाई यू आर टू बिग फॉर दैट क्लब. भाई तुम्हें ये सब डिमांड करने की जरूरत नहीं है. जो तुम्हें मिल रहा है उससे ज़्यादा ही मिलेगा. अब पूरी दुनिया तुम्हें चाहती है. ये PSG का टटपुंजिया क्लब जो है वो नहीं दे रहा तुम्हें, तो क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक मेसी के पार्ट में वो गलती है फॉर मी कि उसको बोलने की जरूरत नहीं थी. बट आई अंडरस्टैंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट भाई, रोनाल्डो के लिए खेलो, मेसी के लिए खेलो, दिस इज दैट वन थिंग दैट दे वांटेड द मोस्ट. मतलब उनसे पूछते तुम कि तुम्हें वर्ल्ड कप जीतना कि नहीं जीतना. अगर तुम ऑल्दो रोनाल्डो ने तो कह दिया कि UCL में ट्रेड नहीं करूंगा, बट बैलन डॉर्स वाली जो बात हुई थी, इट्स वेरी क्लियर है कि सबसे बड़ा ऑनर उन लोगों के लिए अपने कंट्री के साथ, और वर्ल्ड कप सबसे बड़ा ऑनर होता है. दैट्स द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ एज अ फुटबॉलर. दैट इज वेरी पीक. उससे ऊपर कुछ नहीं है. तो आई थिंक वो थोड़ा सा वो एक सावर टेस्ट होगा. एंड काइंड ऑफ एक वो फीलिंग भी होती है ना कि मैं बारसा में होता तो ये होता. मतलब वो होगा, बट मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली अगर आपने ये चीज़ बोल दी ना, तो दिस काइंड ऑफ शोज की जो भी टीममेट्स आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिया भी था, इट डिडंट मीन एनीथिंग फॉर यू. क्योंकि आई थिंक नॉट अनग्रेटफुल हो रहा है. अनग्रेटफुल नॉट जस्ट ऑन हिज पार्ट. मुझे लगता है कि दिस सिर्फ क्लब को हार्म नहीं हुआ, ये जो प्लेयर्स ने जिनने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था उनको भी सॉर्ट ऑफ ये स्टेटमेंट लगा होगा, अगर हमने देखी होगी ये स्टेटमेंट कि भाई दिया था हमने, उसके बाद भी डिड इट नॉट मीन एनीथिंग फॉर यू. I don't think they would be thinking that much though. मतलब हो सकता है इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ना सोचे, बट मुझे लगता है कि इट्स थोड़ा अनग्रेटफुल है ये चीज़. और एक काउंटर पर्सपेक्टिव जो मैंने पढ़ा था, एक और जो मैंने इंटरनेट पे पढ़ा, बिकॉज आई वाज सर्फिंग टू अंडरस्टैंड कि पीपल क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं. एक ये था कि भाई अगर फ्रांस जीत गई होती बाय चांस वो, तो भी पूरा सेलिब्रेशन होता पिच पे, तब तो कोई नहीं सोचता कि हमारे टीम में अर्जेंटाइन प्लेयर्स भी उनके सेंटिमेंट्स. हाँ नहीं होता. But is it very obvious? This is very obvious. हाँ exactly. But like what would you say about that? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे
अगर हम इस चीज़ को अलग पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जैसे अगर अर्जेंटीनियन लीग में कोई प्लेयर है, मान लो मेसी अर्जेंटीना लीग में खेलता है, वो वर्ल्ड कप जीतता है, अल्टीमेटली वापस आते हैं, और भी टाइप के प्लेयर्स होंगे वहाँ पे, क्या पता ब्राज़ील के प्लेयर्स भी हो वहाँ पे, बट आपने स्पेसिफिकली कॉल आउट करा, दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग इन देयर ओन कंट्री। यार मैं पता है एक जो प्रॉब्लम है मुझे, जो कि वेर आई फील कि मेसी ने जो कहा है वो सही कहा है, मतलब कहना नहीं चाहिए था, वंस अगेन आई एम सेइंग, कहने की जरूरत नहीं थी, बट कहा है तो सही कहा है। ओके, जैसे हम लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब रोनाल्डिनो एल क्लासिको में मैड्रिड खेलने गया था, ही प्लेड सो वेल अगेंस्ट दैट टीम उन्हीं के घर पे कि उनके क्राउड ने अप्रिशिएट किया। ये बड़प्पन होता है। हाँ, ये सेंटिमेंट दिखा के अगर आप मेसी को प्रेस करते हैं ना, तो ये एक नैरेटिव बनता है कि फ्रेंच फैंस कहते हैं कि हाँ भाई तुमने हमें हराया है, वी रिस्पेक्ट यू एज अ प्लेयर एंड यू डिजर्वेडली वर द विनर, वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है, एक वो खुन्नस दिख गई पता है इस चीज में। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंच फैंस ना ऑलरेडी पहली बात तो मेसी से बिफोर द वर्ल्ड कप भी चिड़े हुए थे। तो ये प्रॉब्लम है ना, फिर क्यों प्रॉब्लम है? मेसी ने कुछ करा था ऐसा कि जिससे फ्रेंच फैंस उसकी रिस्पेक्ट करें? भाई अब वो दूसरी डिबेट हो जाएगी फिर कंप्लीटली। नहीं, क्योंकि आई जेन्युइनली फील he still had the most goals and assists। यार मोस्ट गोल एंड असिस्ट आप कह लो, बट जब आप इंपॉर्टेंट मैचेस थे तब आप परफॉर्म करके नहीं दे पाए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली अगर ये इटली वर्ल्ड कप जीतती तो प्लेयर्स लाइक विराटी वुड हैव गॉटन रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैंस, क्योंकि ही इज अ क्लब लेजेंड। अगेंस्ट फ्रांस अगर फाइनल में जीती तो उसको अगर पीएसजी नहीं बोलता अलग से, पर फैंस करते भाई, बट क्लब लेजेंड और एक फुटबॉल का लेजेंड। अगेन यू आर सेइंग दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक रॉक का कमेंट था ये कि रिस्पेक्ट हैज़ टू बी अर्न एंड इट हैज़ टू बी अर्न एवरी सिंगल डे। मेसी के जो अचीवमेंट्स अर्जेंटीना के साथ रहे हैं, मेसी के जो अचीवमेंट्स बार्सा के साथ रहे हैं, पीएसजी फैंस दे डोंट कंसिडर दैट एट ऑल। कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे उसको। तो आई थिंक वो उनकी शैलोनेस है भाई। नहीं शैलोनेस क्यों नहीं? आपने जिस क्लब में आप अभी खेल रहे हो, एट सो मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि मेसी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सीरियसली एट पीएसजी। बहुत ऑब्वियस हो गई थी ये चीज़ एक टाइम पे। आपने एक बिगेस्ट प्लेयर, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम को लेके आया अपने क्लब में, एंड ही इज़ नॉट इवन ट्रीटिंग यू लाइक अ सीरियस क्लब। तो वाई वुड द फैंस आउट ऑफ एनीवन व्हाई वुड द फैंस रिस्पेक्ट यू? मैं वही कह रहा हूँ कि पीएसजी के साथ जो हो रहा है वो एक तरफ है। अगर तुम पीएसजी के फैन हो तो तुम फुटबॉल के भी तो फैन हो ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पीएसजी के फैन हो, राइट? बास्केटबॉल तो नहीं देखते तुम। तो एज एन अप्रिशिएटर ऑफ द गेम आई थिंक दैट कुड हैव बीन अ काइंड जेस्चर। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे ये वो चीज़ सुपरसीड करती है कि आप जानते हो अच्छा प्लेयर है, बट ही हैज़ ऑल्सो नॉट ट्रीटेड यू राइटली। पीएसजी को भाई वुड यू रियली से कि ही हैज नॉट ट्रीटेड देम राइटली? राइट। व्हाई वुड यू से? इतनी ज़्यादा हमने परफॉर्मेंस देखी कि आपकी चलो अर्जेंटीना के साथ परफॉर्म कर पा रहे हो, आप बार्सा के साथ परफॉर्म कर रहे हो, आप उसका लिटरली 50% भी उसका नहीं दे पा रहे हो। देखो आई स्टिल आर्ग्यू, मतलब ये दूसरी डिबेट है, मे बी वी कैन डिस्कस दिस इन अनदर पॉडकास्ट। माय ओपिनियन ऑन दिस इज कि ऑफ कोर्स वो चीज़ तो थी कि जब वो अर्जेंटीना से खेलता था वो ट्रैक बैक भी कर रहा होता है, हर चीज़ कर रहा होता है, बट ऑल्सो द फैक्ट कि दूसरी टीम भी उसको खिला रही होती है, वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने कितनी भाई, अगर तुम ये कह रहे हो कि पैशन नहीं है, वो नहीं है, विराटी उसका बेस्ट फ्रेंड था वहाँ पे। अभी उसने जब विराटी अभी कतर में गया तो भी उसने अलग से पोस्ट डाला उसके लिए, मेसी यूजुअली करता नहीं है। वो विराटी के ऊपर चिल्ला रहा था, तुम्हें याद है जब वो रियल मैड्रिड के साथ सेकंड लेग था कि कटबैक क्यों नहीं कर रहा। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई पैशन की कमी थी, इट्स जस्ट दैट वेरी अर्ली ऑन ही रियलाइज कि ये टीम मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहती भाई। मुझे लगता है लैक ऑफ एफर्ट तो था, क्योंकि अगर हम लोग सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट चीज़ पे भी आए, जो तुमने कहा ट्रैक बैक करता था अर्जेंटीना के साथ, हमने बिल्कुल उसका ट्रैक बैक करता है, वो प्रेसिंग भी कर लेता है वहाँ पे अर्जेंटीना के साथ। बट वो बार्सिलोना में भी नहीं कर रहा था ऐसे। नहीं कर रहा था, बट बार्सिलोना के साथ वो परफॉर्म भी तो करके दे रहा था, बिकॉज वो टीम विलिंग थी ना सर खेलने के लिए। यार तो आप ऐसा करोगे क्या कि जब तक कि पूरी टीम, हर प्लेयर बंदा आपके साथ खेलने को रेडी नहीं है, तब तक मैं एकदम उस लेवल पे परफॉर्म करके नहीं दूंगा। सो माय पॉइंट ऑन दिस इज कि मे बी हमें ऑन टीवी ऐसा लग रहा हो पर्सनली कि ये एफर्ट नहीं डाल रहा, बट जितना वो एफर्ट डाल रहा था उसमें जो चांसेस क्रिएट हो जाते हैं, जो अगर वो कन्वर्ट होते तो हम कहते हैं क्या खेल रहा है, वो चीज़ नहीं हो पाई थी बिकॉज प्लेयर्स आर नॉट कोऑपरेटिंग। इसलिए हमें लगा कि ऑल और एफर्ट भी नहीं दे रहा है वो। बट आई थिंक इफ़ यू आर दैट गुड तो आपको इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कि आपको चाहते हो कि हर प्लेयर आपके साथ कोऑपरेट करे और उसके बाद अच्छा खेले। देखो पॉइंट वही है ना कि यू आर दैट गुड बट यू आर नॉट अ स्ट्राइकर। सो अगर आपको ऑन स्कोर शीट आना है तो उसके लिए एज अ मिडफील्डर आपको, या फिर एज समबडी एज एन अटैकिंग मिडफील्डर ऑल्सो, आपको थोड़ा तो सपोर्ट चाहिए होगा, आपको राइट टाइम पे कटबैक मिले, या फिर अगर मैं 1-2 का मतलब 1-2 का चांस बना रहा हूँ तो मुझे वो वापस सेकंड जो 1 मैंने दे दिया 2 तो वापस करे मुझे। तो आई थिंक वो बहुत लैक कर रहा था वहाँ पे। अगर हम लोग XG की बात करें, वो पासेस की बात करें, एक्यूरेसी और वो फाइनल थर्ड, तो उन सब में तो वो हमेशा टॉप कर ही रहा था। बट द स्टैट्स दैट मैटर टू कॉमन पब्लिक, गोल्स एंड असिस्ट, वो ऑल द गोल असिस्ट उसके फिर भी सबसे ज़्यादा थे पूरी यूरोप में।
बट बाय हिज स्टैंडर्ड्स हमें कम क्यों लग रहे थे, बिकॉज उन चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए उसको थोड़े सामने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये चीज़ हम लोग उनके लिए कह सकते हैं जो कि इंडिया में बैठे हैं या फिर जो टीवी में देख रहे हैं, जो लोग फैंस जो हैं जो पीएसजी के स्टेडियम में जाके उसे बू कर रहे थे। बट डू यू थिंक पीएसजी के फैंस इतने वो हैं सेंसिबल? यार आई थिंक ये भी चीज़ अभी हिस्ट्री रही है ना उनकी भी बू करना। नहीं, I think a lack of logic in them. Why do you say that there's a lack of logic in Because they turn up very easily on their own players as well. ये historically बहुत ज़्यादा रहा है और अपने क्लब के blindly support में रहते हैं, कुछ भी हो रहा है तो भाई कोई भी गलत काम हो रहा है जिस टाइप की परफॉर्मेंसेस मेसी और नेमार ने स्पेसिफिकली रियल मैड्रिड के अगेंस्ट दी थी, आई डोंट थिंक कि अगर उन्हें बू किया जा रहा था तो उसमें कुछ गलत था। I'm not just saying this for Messi और Neymar. नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दोनों को सबसे ज़्यादा बू किया था इस पूरे टेन्योर में, स्पेसिफिकली इन 2 सालों में। I don't think कि both of them performed up to the expectations that were expected from them. But वही बात है ना कि they were also having some expectations from the team. यार आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो? अगर आप चाहते हो कि आपको फैन से रिस्पेक्ट मिले तो आपको पहले क्लब के लिए अपना 100% देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट दोस थिंग्स। अच्छा, ये भी एक बात है कि यहाँ पे मेसी का पर्सपेक्टिव क्या है एग्जैक्टली? वाज ही commenting on getting respect from the fans? I don't think so. Okay. Because उसने वो चीज़ बहुत बार कही है क्या एक्सेप्ट कि मुझे बू करा गया और ये हुआ, that was something very new to me. But I would like to believe कि काफ़ी लोग मुझे अच्छे से भी ट्रीट करते हैं. I think ये शॉर्ट्स क्लब के मैनेजमेंट पे थे. But like क्लब के मैनेजमेंट में I don't think he cares about फैंस कि फैंस ने बू कराया फिर उसको। मैं चलो नहीं करता तो आई एम हैप्पी टू बिलीव दैट कि अगर वो नहीं करता तो, क्योंकि अच्छा ही नहीं भी करना चाहिए इस चीज़ में। आई थिंक उसका मेन शॉट वही था कि मुझे क्लब ने जो रिकग्निशन दे सकता था मुझे, बिकॉज ऑफ कोर्स यार मैं फैंस की बात समझता हूँ, तुम अगर हारे हो और तुम्हारी बुद्धि वैसी कम है थोड़ी सी, इन माय ओपिनियन पीएसजी फैंस की बुद्धि बहुत ज़्यादा नहीं है, ओके, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सो आई डोंट, मतलब मेसी वुड ऑल्सो नॉट बी एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम देम कि उन्हीं को भी हराया और मैं कहाँ से एक्सपेक्ट कर लूँ कि मुझे चीयर करेंगे। इट वॉज अबाउट द मैनेजमेंट। क्या तुम में भी इतना सेंस नहीं है? मुझे मैनेजमेंट का देख के ये लगता है कि आई नो कि जितनी मेसी की एक्सपेक्टेशन रहेगी उसके हिसाब से मैनेजमेंट ने उसे ट्रीट नहीं किया। ये चीज़ तो बहुत ऑब्वियस है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वर्ल्ड कप जब वो जीता भी था ना तो हार्डली कुछ पोस्ट डाला था हम लोगों ने, शायद 1-2। आई थिंक मतलब बार्सिलोना ने ज्यादा डाल दिए थे। बार्सा तो चलो वो आई, एंड एम्बापे के काफी पोस्ट थे उस टाइम पे कि वेल डन लैड, फ्यूचर गोट और ऐसे करके काफी सारे थे। हाँ, आई थिंक वो होने ही थे। मतलब मुझे आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेसी के साथ I mean, a guy who has betrayed you so many times, threatened you to leave for the sake of Real Madrid. आई थिंक प्रेस कर रहा तब तक तो वो बंदा वो था ना अपना कि ये तो क्लब लेजेंड है हमारा। उस सीजन भी स्टार्टिंग में काफी रूमर्स थे कि वो जाने वाला है, बट नहीं, पहले के 2-3 मैचेस में बू भी हुआ था। हाँ, बट वो नहीं गया ना अल्टीमेटली, वही तो पॉइंट है भाई। उसकी फितरत अच्छी नहीं है ना। मतलब मुझे लगता है कि पीएसजी फैंस जो है ना, लाइक ईदर वे पीएसजी मैनेजमेंट, क्योंकि इस सीजन से ही पहले जो है ना, क्योंकि इस सीजन एम्बापे ऑलमोस्ट जॉइन रियल मैड्रिड, ये चीज़ कन्वे करी गई थी पीएसजी के मैनेजमेंट से अल्ट्रास को कि कोई एम्बापे को बू नहीं करेगा इस सीजन। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक जेन्युइन शॉट है अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन से। हाँ, ये ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी, अल्ट्रास और मैनेजमेंट के बीच में, कि कोई एम्बापे को बू नहीं करेगा। बट अल्ट्रास के ऊपर कैसे होल्ड हो सकता है पूरे क्राउड का? मतलब पता नहीं, क्या पता वो कर देते कि अल्ट्रास बैन कर दिए हम लोग अपने स्टेडियम में। अच्छा, जैसे रियल मैड्रिड ने अल्ट्रास बैन कर दिए थे ना अपने स्टेडियम में, तो क्या पता वो कर देते। तो फॉर सम रीज़न उनके बीच में हुआ था और उनने प्लान करा कि एम्बापे को बू नहीं करेंगे कोई भी। मुझे लगता है कि मेसी को आप खुल के बोलो कि मैनेजमेंट ने मुझे सही से ट्रीट नहीं किया एंड कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई थिंक जो उसकी ये एक्सपेक्टेशन थी स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप से, वाई आई थिंक ये थोड़ी अनरियलिस्टिक थी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए था यार। मतलब आई थिंक मैंने भी ये एग्जैक्टली नहीं सोचा था जब हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, बट ये पर्सपेक्टिव अभी जब हम बात करें तभी मेरे पास आया, द डिफरेंशिएशन बिटवीन फैंस एंड द मैनेजमेंट। आई थिंक उसके शॉट्स जो वो मैनेजमेंट की तरफ है, द क्लब इन जनरल, कि क्लब मेरे लिए बेटर कर सकती थी। आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द फैंस एंड राइटफुली सो, बिकॉज मे बी आई हैव नॉट लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस दैट दे हैड। बट क्लब, भाई, यू आर एन इन्फॉर्म्ड इंस्टीट्यूशन, अ रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन, इतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बेसिकली। मतलब ये मजाक नहीं है, मैंने तुम्हारी सुपर टीम को हरा के आऊँ मैं, सो आई डिजर्व समथिंग। बट भाई एट द एंड ऑफ द डे आई वुड स्टिल से कि इट वाज नॉट नेसेसरी, एंड मुझे नहीं लगता ये कमेंट करना चाहिए था। इनफैक्ट मेसी का जैसा स्टैचर और इस टाइम पे जितना उसका रिस्पेक्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ही शुड नॉट बी दैट गाय हु इज आस्किंग फॉर रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली, और शॉर्ट्स लेने का उसकी नेचर में नहीं रहेगा। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो उसका मीडिया में जितना हाइप है, आई थिंक करियर में कभी इतना शायद नहीं था। पॉसिबली अगर होगा भी तो इससे ऊपर तो नहीं था। ऑल टाइम हाई पे जब से वर्ल्ड कप जीता है। ऊपर से मतलब गया भी है तो यूएसए गया है जहाँ पे पूरी मीडिया बैठी हुई है। अभी बैलन डोर का भी सीन आ रहा है, उसके ऊपर भी अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है। सो ही इज ऑन एन ऑल टाइम हाई एज फार एज द मीडिया हाइप एंड अटेंशन इज कंसर्न्ड। उसको कुछ भी ऐसा करने गेम में करने की जरूरत नहीं है टू गेट दैट अटेंशन। आई डोंट थिंक उस अटेंशन के लिए करा है ये, मे बी ही वाज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। हां ऑब्वियसली, बट लाइक वही है कि चलो ठीक है, मे बी वी कैन अलाउ हिम वन ऑफ डे, बट I don't expect this from him. Okay, so next topic पे आते हैं. As you said, Ballon d'Or
2023 बैलन डोर के बारे में उससे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है आपके कितने चांसेस हैं, उसने अगेन वही आंसर दिया जो कि वो इतने सालों से देता आ रहा है। मतलब चलो वर्ल्ड कप जीतने के अच्छा तो उसने यही आंसर दिया है, मैं फुटबॉल में सब कुछ जीत चुका हूँ, चैंपियंस लीग ले लो, लीग टाइटल ले लो, कोपा डेल रे ले लो, कोपा अमेरिका ले लो, सब मैं जीत चुका हूँ। एंड ये अवार्ड जो है ऑब्वियसली ईदर वे, चाहे मैं नहीं भी जीता होता तो ये कलेक्टिव ट्रॉफीज के बाद मैटर करती है चीज़। तो अगर मैं जीतूँ तो ठीक है, अगर नहीं जीतूँ तो भी आई डोंट रियली केयर। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। डज नॉट केयर। हाँ, मतलब साथ है वैसे भी कोई टेक ओवर नहीं करने वाला। हाँ, बट द कैच हियर इज कि मेसी ने शेव कर लिया है और बाल कटा लिए। माय बेट ऑन द ब्राइटर साइड इज कि मेसी की फोटोशूट हो चुकी है मुझे भी ऐसा लगता है बैलन डोर की हो चुकी, क्योंकि उसे शेव करा है अभी। इसने लास्ट टाइम भी किया था जब वो पीएसजी से जीता था। आई थिंक बैलन डोर से पहले गेम था उसमें उसने 3 असिस्ट दिए थे लगातार जब उसने ग्लव्स पहने हुए थे, और उससे पहले उसे शेव करा था उस मैच से कुछ टाइम पहले, और अभी भी वही करा हुआ है। अब तो बाल भी ट्रिम करा लिया, नया हेयर कट करवाया है। पॉसिबली बैलन डोर के जो कमिटी उसने अप्रोच करके उसको बता दिया है कि आपकी फोटोशूट होने वाली है, बिकॉज जितने भी लिसनर्स हैं हमारे, आपको पता होगा वो जब बैलन डोर जीतता आदमी, अभी रिसेंटली ट्रेडिशन शुरू करा है पिछले 4-5 सालों में, कि उसको बैठा के पूरी को फिल्म दिखाते हैं जिसमें उसकी फैमिली के साथ उसकी फोटोशूट दिखाते हैं वगैरह वगैरह। जिससे मेसी जो है हमेशा हंसने लग जाता है जब उसके बच्चे आते हैं, फील्ड का दिखा रहे होते हैं, उसके सीरियस होता है। तो वो ऑफकोर्स कुछ टाइम पहले हो चुका होता है, पीपल नो कि वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, तो वो सरप्राइज नहीं होता कि एंड में आके हो मैं जीत गया, ऐसा नहीं होता वहाँ पे। So I think Messi has been informed potentially, and he is trying to hide it by saying कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और ये हुआ है। But I think कि शायद उसका फोटोशूट या तो हो चुका है या तो होने वाला है। Would you say he is going to win it? या फिर अभी भी हालत क्या लग रहा है? नहीं, I think so जीतने वाला है। तो सेंटिमेंट सबके सामने पलटा है वैसे इस बात पे। नहीं, आई थिंक बैलन डोर का मैंने स्टार्टिंग से भी मेंटेन करा है कि हालैंड जीतेगा। अरे हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको मैं लिंक कर दूंगा अभी कार्ड डिस्क्रिप्शन में, कि तुमने कहा था कि जब मेसी वर्सेस हालैंड का बैलन डोर हमने डिस्कस किया था। हाँ, तब तो मेरा था पक्का था। आई टोल्ड यू भाई नहीं होगा। नहीं, मेरा स्पेसिफिकली आफ्टर जो फीफा द बेस्ट है वो मिल चुका है हालैंड को, मुझे लगता है बैलन डोर पक्का है मेसी का। फीफा द बेस्ट कहाँ मिला हालैंड को? सॉरी, फीफा द बेस्ट नहीं, यूएफए वाला जो मिल चुका है। फीफा द बेस्ट मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा टाइम पीरियड के हिसाब से। राइट, सो बट हाँ बैलन डोर तो आ रहा है भाई। बट व्हाट इज द लास्ट एंड द वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर मेसी? राइट, सो उसके फ्यूचर से रिलेटेड है। 2026 वर्ल्ड कप के बारे में पूछा जाता है उससे, दैट विल यू बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट टूर्नामेंट? वो बस कहता है विल सी। तो इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक? आई विल आस्क यू फर्स्ट, बिकॉज इसमें मेरा एक अलग पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि एट दिस मोमेंट वो ये चाहता है कि किसी फैन की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी ना बन जाए उससे कि उसको खेलेंगे ही खेलेंगे वो। एंड एट दिस पॉइंट ही इज हिमसेल्फ फिगरिंग इट आउट, क्योंकि जैसा एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट काइंड ऑफ रोनाल्डो ने दी थी कि एट दिस पॉइंट मैं उतना आगे सोच ही नहीं पा रहा हूँ। वैसे उसने थोड़े और क्लियर शब्दों में कहा था, उसने कहा मैं अभी यूरो चाहता हूँ कि अच्छा जाए मेरा, और उसके बाद देखा जाएगा। सो डू यू थिंक कि सॉर्ट ऑफ सेम सेंटीमेंट है मेसी के साथ? नहीं, ओके, आई थिंक रोनाल्डो का भी वो नहीं है। ओके, और पोटेंशियली भी रोनाल्डो का हो सकता है, बिकॉज उसके दिल में कहीं ना कहीं वो बात है। आई थिंक सो मेनी थिंग्स हैव गॉन डाउन विद हिम कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे को दिस का मतलब आई हैव कम सो फार एंड आई हैव वर्कड सो हार्ड, इट कांट बी दैट बैड। इतनी बुरी एंडिंग मुझे नहीं मिल सकती, इट कांट बी। मैंने इतनी मेहनत करी। आई थिंक रोनाल्डो के दिमाग में कहीं ना कहीं वो है, एंड इफ ही विंस द यूरो नेक्स्ट ईयर प्रॉब्ली शायद वो रिडेम्पशन उसको मिल जाएगा। बट मैं मेसी के लिए कहूंगा क्योंकि मैंने ये चीज सचिन के साथ देखी थी 2011 में। ही वन द वर्ल्ड कप, सेम नैरेटिव जो कि मेसी के साथ था, हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। एग्जैक्ट सेम नैरेटिव था, लास्ट वर्ल्ड कप है, बेस्ट प्लेयर बन सकता है, नहीं जीता है, क्या वो जीतेगा? जीत गया अल्टीमेटली फाइनल में आके। उसके बाद सचिन से 1-2 सालों तक पूछा गया था कि क्या आप 2015 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं? सचिन ने हमेशा कहा था कि इफ माई बॉडी परमिट्स मी टू आई विल, क्योंकि मैं इतना दूर का सोच नहीं रहा अभी, आई विल टेक डे बाय डे। ओके, एंड इट काइंड ऑफ मेंट कि वो नहीं खेलने वाला है। ओके, व्हिच अल्टीमेटली हैपेंड। सो सेम थिंग विद मेसी। आई थिंक मेसी नहीं खेलने वाला। द थिंग दैट आई एम सरप्राइज्ड विद इज कि उसने सेमीफाइनल में क्रोएशिया के अगेंस्ट सीरीज बोली थी मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है, फाइनल से पहले बोला था मेरा लास्ट मैच है वर्ल्ड कप का, जीतने के बाद बोला आई स्टिल मेंटेन माय स्टैंड कि मेरा लास्ट मैच था। आई डोंट गेट व्हाई ही इज नाउ रिवर्सिंग हिज डिसीजन ऑन दैट। डू यू थिंक कि इसलिए कर रहा था कि अर्जेंटीना में भी अभी कुछ ज़्यादा अटेंशन फालतू की ना जाए कि मेसी का लास्ट हो रहा है, ये सारे मैचेस खिलाओ उसे, समथिंग लाइक दैट? आई डोंट थिंक अर्जेंटीना से उसका कुछ वो वैसा टाइप का कोई इक्वेशन है। आई थिंक ही इज अ गॉड फिगर नाउ, ही इज राइट अप देयर, एंड वो जो भी करेगा अर्जेंटीना फैंस उसको अप्रिशिएट ही करेंगे। गए वो दिन जब उसको क्रिटिसाइज करते थे, एवरीथिंग दैट ही विल डू विल बी अप्रिशिएटेड नाउ। सो उसका कोई डर नहीं है ना, उसका कुछ सोचने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी स्कैलोनी ने उसको शायद कहा होगा ये, बिकॉज अपेरेंटली द टीम, अर्जेंटाइन टीम और ये अपना स्कैलोनी, वो बहुत हेल्प बेंट है उसको खिलाने में। बहुत बार कह चुके हैं वो लोग
मे बी यही आंसर उसने उसको भी दिया होगा, स्कैलोनी को, क्या? दैट विल सी। भाई आई थिंक पब्लिकली उसने बोला हुआ है कि नहीं खेलना। आई थिंक वर्ल्ड कप जीतने के बाद कुछ महीनों बाद स्कैलोनी ने आई थिंक परसिस्ट करा होगा पॉसिबली कि भाई आई जेन्युइनली वांट यू टू बी देयर। आई रिमेंबर वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो मैनेजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसी में उसने बोल दिया था कि वी आर लुकिंग टू सेव अप द नंबर 10 फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, ऐसा करके कुछ बोला था। राइट, ही हैज बीन वेरी क्लियर राइट फ्रॉम दैट पोजीशन एंड मना भी क्यों करेगा, ही इज स्टिल परफॉर्मिंग फॉर द टीम भाई, एंड अभी क्वालिफायर्स भी खेल रहा है वो। सो मे बी स्कैलोनी एंड द टीम हैज रिक्वेस्टेड हिम, मोटिवेटेड हिम, परस्यूड हिम कि प्लीज खेल लो भाई, एंड सो उसने अपना डिसीजन फ्रॉम बीइंग एब्सोल्युटली नो थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड की तरफ लेके आया है कि चलो मैं सोचता हूँ। डिप्लोमेटिक है, बट आई थिंक इन हिज हार्ट ही नोज ही वोंट प्ले। ओके, एंड मैं एज अ मेसी फैन आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू प्ले, एंड वन साइड ऑफ माई हार्ट वुड वांट हिम टू प्ले बिकॉज लालच है भाई, देखो जितना खेल सकते हैं खेलते रहो, क्या पता एक और जीत जाए, ना भी जीते तो और रिकॉर्ड तोड़ेगा वो, गोल्स मारेगा और, बट द एंडिंग इज जस्ट सो ब्यूटिफुल दैट यू माइट वांट टू लीव इट द वे इट इज। मेक्स सेंस, you don't want to ruin it. Exactly. Going on that high, उससे better narrative तो अपने करियर का नहीं ले सकते for any player. So maybe that is just too good of an ending. I think कि कोपा अमेरिका भी उसको खेलने की जरूरत नहीं थी पर्सनली। अरे बट ठीक है, खेल रहा तो। हाँ, मैं तो खुशी हूँ, बट एक नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो दिस कैन गेट इवन बेटर क्योंकि देयर इज अ जेन्युइन चांस कि अर्जेंटीना जीत सकती है। राइट, यू नेवर नो। हाँ, सो देखते हैं भाई क्या होता है, बट मेसी के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। यस, एंड नाउ लेट्स शिफ्ट टू क्रिकेट क्योंकि वहां पे भी राहुल द्रविड़ का इंटरव्यू था, उसने काफी मेजर हिंट्स ड्रॉप करे वर्ल्ड कप को लेके। फर्स्टली भाई क्या हिंट्स है वो? सो यहाँ पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सेगमेंट सुन लें, और इसके बाद आई थिंक जो हमारा पहला वाला पॉडकास्ट है, इससे पहले वाला, मैं उसको एज ए सेड बिफोर पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, वो आप ज़रूर देख लेना इसके बाद, बिकॉज उसका जो हमने वहाँ पे बात करी है क्रिकेट के सेगमेंट में पिछले पॉडकास्ट में, उसी को हम आगे लेके जा रहे हैं इस वाले पॉडकास्ट में, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। तो इफ़ यू वांट टू वॉच दिस सेगमेंट फर्स्ट फील फ्री, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वो वाला ज़रूर देख लो उससे बात। सो भाई अगर मैं पहली बात तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बिकॉज अभी जिस टाइम पे ये पॉडकास्ट रिलीज हुआ अभी पहला मैच चल रहा होगा, और अभी जब हम शूट कर रहे हैं विच इज़ द नाइट बिफोर, अभी राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मैच से पहले, सीरीज से पहले, और काफ़ी सारे उसने हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं। मैं आई वॉज वेरी हैप्पी एज अ कंटेंट क्रिएटर कि मुझे इतना सारी न्यूज़ मिली क्रिकेट की, बिकॉज वी आर वंडरिंग कि शायद क्रिकेट का ज़्यादा कुछ नहीं होगा इस पॉडकास्ट में, बट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट, कम है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने के लिए। सो टू स्टार्ट विद, देखो पहली बात तो मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें बोल देता हूँ, एंड देन विल मूव ऑन टू इंडिया फॉर श्योर। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क और मैक्सवेल नहीं खेलने वाले अभी पहला ओडीआई, ओके, कंफर्म हो चुका है, बिकॉज स्टार्क का एक ग्रोइन इंजरी थी और एक शोल्डर इंजरी थी जो कि वो एशेस के टाइम से नर्स कर रहा है, स्टिल नॉट 100%, तो उसके साथ रिस्क नहीं ले रहे। मैक्सवेल की एक एंकल इंजरी थी, और फिर उसका एक वो बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड उस टाइम पे चल रहा था साउथ अफ्रीका वाली सीरीज पे, तो वो चला गया था वापस। अभी वो रिकवर नहीं करा है पूरा। सो पहला ओडीआई तो कंफर्म मिस कर रहे हैं। पैट कमिंस ने कहा कि इनकी टाइमलाइन जो है रिकवरी की और कमबैक की, वो टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ द सीरीज है। अब 3 मैच की सीरीज में लैटर हाफ क्या होता है भाई? राइट, तो आई एम वंडरिंग कि शायद दूसरा ओडीआई भी मिस कर सकते हैं, एंड शायद सिर्फ थर्ड ओडीआई खेलेंगे। फर्स्ट तो कंफर्म नहीं मिस करना, सेकंड भी शायद मिस कर सकते हैं, बट लेट्स होप कि वो आ जाए, बिकॉज एज एन इंडियन मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे अपनी टीम को एक्सपोजर देना है। Exactly. जीतना बात की बात है, तो मैं तो चाहता हूँ आ जाए, पर ठीक है जो भी होगा। सेकेंडली भाई एक जो चीज़ थी वो इंपॉर्टेंट थी कि इस सीरीज को जो भी जीतेगा वो वर्ल्ड कप में जाएगा एज ए नंबर 1 ओडीआई टीम। पाकिस्तान अभी नीचे आने वाली है, बिकॉज इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेकंड थर्ड पे है, और इंडिया 115 पॉइंट्स पे, ऑस्ट्रेलिया 113 पॉइंट्स पे। तो जो भी सीरीज जीतेगा वो नंबर 1 बन के जाएगा इन दी ओडीआई वर्ल्ड कप, एंड इंडिया हैज अ चांस ऑफ बीइंग नंबर 1 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। T20 में इस वक्त नंबर 1 है, टेस्ट में इस वक्त नंबर 1 है, ओडीआई में अगर जीतेंगे तो नंबर 1 हो सकते हैं। राइट, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है भाई। हम लोग इंडिया को कितना क्रिटिसाइज करते हैं, एंड स्टिल द फैक्ट इज कि अभी भी वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 और नंबर 2 तो है। ये बहुत बड़ी बात है, और सिर्फ इंडिया ही करके दे सकती है आपको आज के टाइम पे। ये बहुत यूनिक चीज़ लगती है। मुझे पता है ICC टूर्नामेंट्स नहीं जीत रहे हम लोग, बट स्टिल दिस काउंट्स फॉर समथिंग। ओके, दिस शोज कंसिस्टेंसी। जो हम लोग फुटबॉल में कहते हैं ना कि यूसीएल नहीं जीत रहे लेकिन लीग जीत रहे हैं, ये थोड़े बहुत मुझे उस टाइप का लगता है। पूरे ईयर आप कंसिस्टेंट हो, बट हाँ जब वो मैटर करता है नॉकआउट मैच तब आप शायद चोक कर जाते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि लीग इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली हियर। ओके, एंड लास्टली एक इंटरेस्टिंग मुझे जो पॉइंट लगा था ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो ये था कि पैट कमिंस पिछले साल नवंबर में ओडीआई कैप्टन बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया का, एंड वो इस साल वर्ल्ड कप में कैप्टन करने वाला है, बट उसने अभी तक सिर्फ 2 ओडीआईज में कैप्टनसी करी है ऑस्ट्रेलिया की। ओके,
काफी सरप्राइजिंग है वैसे। और अब ये 3 करेगा तो 5 इंटरनेशनल मैचेस होंगे, सिर्फ 5 इंटरनेशनल मैचेस को कप्तानी करके वो वर्ल्ड कप में कैप्टन बनने जा रहा है। डू यू थिंक नहीं होना चाहिए? आई एम ओपन टू इट, बट द फैक्ट इज कि कैन यू इमेजिन इंडिया में ऐसा होता तो लोग कैसे रिएक्ट करते? राइट, मेरा क्वेश्चन वो है। मतलब हम तो प्लेयर्स को लेके कह रहे हैं, यहाँ तो आपका कैप्टन ही जस्ट वर्ल्ड कप से पहले आया है। सो मैं थोड़ा सा द शॉक था ये चीज़ रियलाइज करके कि भाई हाँ एक्चुअली में इट्स अ बिग टेस्ट फॉर कमिंस एज वेल, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हैज टू मेनी क्वालिटी पेसर्स एंड इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। डू यू रियली वांट ऑल ऑफ देम टू प्ले व्हेन यू नो कि मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन ये सब भी फास्ट बॉलिंग कर लेते हैं? राइट, थोड़ा सा सोचने वाली बात होगी। तो कमिंस ऐसा नहीं कि एकदम सेफ है। बट अब यहाँ से हम लोग राहुल द्रविड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं, बिकॉज वो बहुत बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फॉर मी। हमने जो लास्ट पॉडकास्ट पे जो चीज़ें कही थी ना, काफ़ी कुछ वैलिडेट करा है राहुल द्रविड़ ने। सो कुडोस टू अस। थोड़ी मार्केटिंग हम करेंगे, बट टू स्टार्ट विद देखो 6 पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। जो ये 6 पॉइंट्स आपको पूरा कंक्लूड करके दे देंगी एवरीथिंग फ्रॉम दैट कॉन्फ्रेंस। सब आपको समझ में आ जाएगा। एंड बहुत हद तक इंडिया का जो गेम प्लान होने वाला है वर्ल्ड कप के लिए, जो कि हमने टाइटल में भी डाला था, वो आपको इससे पता चल जाएगा। ओके। नंबर 1 जो हमने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि कोहली और रोहित को रेस्ट दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है? और कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स और कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल के एंकर्स स्पेकुलेट कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट अ नेगेटिव एनवायरनमेंट कि कोहली को बिना पूछे रेस्ट दे दिया जबरदस्ती। उस पे पता है वो ट्वीट सारे कि मुंबई लॉबी जान के करिए ताकि सचिन का रिकॉर्ड ना टूट जाए। दिस इज सो शेमफुल। सही में रिक्वेस्टिंग ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स, ऑल द न्यूज़ एंकर्स एंड पब्लिक इन जनरल ऑन सोशल मीडिया, डोंट स्प्रेड हेट, क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ऐसा भी नहीं है कि हम बाहर खेलने जा रहे हैं, हमारे अपनी कंट्री में ही हो रहा है, तो माहौल अच्छा रखो और बैक करो टीम को। राइट, पहली बात तो ये राहुल द्रविड़ ने, विच इज माई फर्स्ट पॉइंट, ओपनली आके कह दिया वी हैड डिस्कशंस विद ऑल द सीनियर प्लेयर्स। उनके साथ डिस्कशंस हुए हैं और हमने उनसे पूछा कि आपको वर्ल्ड कप में अपने बेस्ट फॉर्म में आने के लिए कैसी रिदम क्रिएट करनी होगी, उसके लिए आपके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। और वो डिस्कशन के बाद इस कंक्लूजन पे आया कि दे वांट रेस्ट। ओके। एंड ये रेस्ट जो कि हमने कहा था उस टाइम पे कि कोहली ने सिर्फ 3 इनिंग खेली है ओडीआई की सिंस अप्रैल, तो क्या रेस्ट चाहिए फिजिकली? राहुल द्रविड़ ने एम्फेसाइज करा फिर से ये बात कि मेंटल रेस्ट ज़्यादा है, इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल रेस्ट, मेंटली फ्रेश होने वाली बात है। एंड सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस विद द लाइक्स ऑफ रोहित, विराट, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, हम इस कंक्लूजन पे आए मिलके कि उन्हें रेस्ट चाहिए ताकि वो मेंटली फ्रेश हो पाए फॉर द वर्ल्ड कप। अब ये सही है या गलत है वो अलग बात है कि क्या कोहली को बोलना चाहिए था मुझे रेस्ट चाहिए। मतलब आई थिंक वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे उनको हमसे ज़्यादा ही पता है और अपनी बॉडी के बारे में तो ऑब्वियसली उनको सबसे ज़्यादा पता है। एग्जैक्टली, और उन्होंने अपनी मर्जी से बोला, हाँ, थोपा नहीं किया उनके ऊपर। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आई एम वेरी हैप्पी क्लियर हो गया। आई थिंक दिस वाज वन मेजर स्टेप गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द टीम। आई थिंक द्रविड़ ने ये चीज़, मुझे नहीं पता कि राहुल द्रविड़ को पता है ये सोशल मीडिया पे सब चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट आई एम हैप्पी कि उसने ये चीज़ क्लियर कर दी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। राइट। सेकेंडली, जो कि वंस अगेन हमने लास्ट टाइम जो कहा था पॉडकास्ट पे कि जब हमने प्रेडिक्शंस दी थी कि आई डोंट थिंक इंडिया जीतने के लिए खेल रही है, इसलिए हमने कहा था कि शायद इंडिया हारेगी सीरीज है। राहुल द्रविड़ ने भी वही चीज़ कह दी है कि ऑफ कोर्स उससे पूछा गया कि जब एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में और वर्ल्ड कप के बीच में एक सीरीज ठूसी जा रही है तो आपका क्या अप्रोच है उस चीज़ को लेकर, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस? तो राहुल द्रविड़ कहता है कि भाई ऑफ कोर्स वी वांट टू विन दिस सीरीज। जब भी हम कोई सीरीज का सुनते हैं कि हमारे शेड्यूल में है, हम जीतना चाहते हैं ऑब्वियसली, but this serves as a great opportunity for me to test the bench strength and to give game time to players जो कि वर्ल्ड कप में होंगे बट उन्हें अभी तक मिला नहीं है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सेड। तो वही उनका मतलब वो होता है ना, वर्ल्ड कप दिमाग में है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीतना दिमाग में नहीं है, वो प्रायोरिटी नहीं है। दिमाग में वो भी है लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। सो वर्ल्ड कप प्रायोरिटी अगर है तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को रेस्ट देना है। राइट, वो हमारा पर्पस है। इन दैट प्रोसेस अगर हम लोग जीत गए सीरीज तो वेल एंड गुड, बट वो हमारा प्रायोरिटी नहीं है, वो हमारा इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन है वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन। मेक सेंस। ये बहुत क्लियर कर दिया द्रविड़ ने। आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट एज वेल। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने कहा था कि भाई अगर स्काई ने अच्छा नहीं खेला इस बार तो संजू सैमसन को ले आएंगे लोग, काफी लोग ऐसा कह रहे हैं। द्रविड़ ने कंफर्म कर दिया ये बात। आई थिंक इससे पहले कभी भी खुलने में नहीं बोली थी ये बात, बट हमने बोली थी ये बात, तो वंस अगेन क्रेडिट टू अस कि लोगों को लग रहा है कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं करना पड़ता है थोड़ा सा। द पॉइंट इज कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में ही कहा था कि यार देखो स्काई का हमें पता है वो खेलने वाला वर्ल्ड कप, चाहे वो गंदा परफॉर्म भी करे, तो रोना धोना बंद कर दो कि संजू को क्यों नहीं लिया गया। बिकॉज स्काई, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल सबको टेस्ट करना है हमें 3 ओडीआईज में। ये सब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है। मैं कह रहा हूँ ईशान किशन अगर ओपन भी करेगा तो भी बाकी सब 3 प्लेयर तो हमारे मिडिल ऑर्डर के हो ही गए। राइट, तो संजू कहाँ से खेलेगा? तो उसकी जगह नहीं बनती। क्या सिर्फ सब्स्टिट्यूट बनने के लिए बुला रहे हो टीम में? वो भी तो तुम नहीं चाहते ना। तो बात वो क्लियर हो गई है। राहुल द्रविड़ ने कह दिया है अगर वो हर मैच में 0 भी मारेगा ना
ही इज गोइंग टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। राइट, वेरी क्लियरली कह दिया उसने कि ये हमने पहले डिसाइड कर लिया था, हमने इस पॉइंट पे कमिट कर लिया था, एंड स्काई हैज आवर फुल बैकिंग। हमने उस चीज पे कमिट कर दिया, वी वोंट टर्न बैक ऑन दैट। ओके, तो स्काई के लिए बहुत अच्छा चांस है कि अपना फॉर्म रीगेन कर पाए एंड होपफुली शो अस सम ऑफ हिज ग्रेट स्किल्स दैट ही विल पोटेंशियली शो अस इन द वर्ल्ड कप। बट ऐसा नहीं कि नहीं करेगा तो वो खेलेगा नहीं। Right. ही इज इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। माइंड यू, वर्ल्ड कप स्क्वाड जो ऑफिशियल होगी, फाइनल होगी, वो 28 सितंबर को आने वाली है। स्काई उसमें होगा, कंफर्म्ड है ये चीज। ओके। डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दैट एज वेल? मुझे तो लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने बोली हैं एक्सपेक्टेड थी। स्काई का तो स्पेसिफिकली आई एक्सपेक्टेड दैट ओनली कि स्काई होगा ही होगा इधर वे। जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का है वहाँ पे कुडोस टू द इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट जो भी है, क्योंकि ये चीज़ क्लियर करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो बट वुड यू से कि स्काई को भी रखना चाहिए? आई थिंक होना चाहिए यार, जब आप कमिट कर चुके हो उस चीज़ पे। एंड इधर वे आपका यही पॉइंट था स्काई से कि एक गेम चेंजर टाइप का प्लेयर होना चाहिए, एक डिफरेंट प्रोफाइल टाइप का प्लेयर होना चाहिए आपके पास। तो अगर वो स्टार्ट नहीं भी कर रहा है, बेंच पे ऐसा होना वोंट हार्म यू इन एनी वे। तो आई थिंक होना चाहिए स्काई इधर वे। एंड वही पॉइंट है ना कि एक्सपेरिमेंटेशन किस हद तक कर लोगे, हाँ, किस पॉइंट ऑफ टाइम तक कर लोगे। Right. 48 मंथ्स थे आपके पास, 4 साल होते हैं। आखिरी महीने में आके अब वैसे अश्विन की भी बातें हो रही है, वो भी हमें कवर करना है। तो हर डिपार्टमेंट में इतना एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। राइट। एक ये काउंटर आर्ग्यूमेंट इसकी ये है कि स्काई ने सिर्फ 2 50s मारी एंड 25 ओडीआई इनिंग्स। बहुत बहुत खराब रिकॉर्ड है यार मतलब है, बट अश्विन का भी जो स्टार्ट था कि 6 साल में 2 ही ओडीआई खेले, वो भी सॉर्ट ऑफ ऐसा ही है। बट अश्विन का एक्सपीरियंस का पॉइंट था। मतलब यार आई थिंक इस टाइम पे इट मेक्स नो सेंस कि आप स्काई से बैकआउट कर जाओ एकदम से। बेसिकली पॉइंट ये है कि स्काई एक्स फैक्टर लेके आता है। हाँ। और उस प्रोफाइल का बैट्समैन और कोई भी नहीं है हमारे पास। संजू जैसा खेलता है वैसे बाकी लोग भी खेल सकते हैं, बट स्काई जैसा कोई नहीं खेलता। राइट, वो वाली बात है वहाँ पे। सो आई थिंक स्काई के साथ बैक करना चाहिए। इट इज द राइट डिसीजन। लेट्स होप कि उसको पे आउट करे वो, बट नहीं भी करता तो यू कांट ब्लेम द मैनेजमेंट इन दैट। मूविंग ऑन, ये तो हमारे पहले के 3 पॉइंट हो गए। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई ये भी हमने कहा था जब हम लोग अपनी प्लेइंग 11 बना रहे थे फर्स्ट ओडीआई की, कि कैसे वी वांट केएल राहुल टू बी एट नंबर 4, वी वांट अपना ईशान किशन टू बी एट नंबर 5। श्रेयस अय्यर शायद नहीं स्टार्ट करेगा वर्ल्ड कप में, तो उसको नंबर 3 पे खिला दो इन प्लेस ऑफ विराट कोहली। उसने यही चीज फिर से बोल दिया, आई विल ट्राई टू मेक एवरीवन बैट इन द पोजीशंस दैट दे विल प्ले इन द वर्ल्ड कप। वेरी नाइस भाई, सही है। और उसने एक चीज यहाँ पे ये भी डाली है जो कि हमने फिर से प्लेइंग 11 में कहा था कि शायद ईशान किशन को ओपन करा दे ताकि स्काई का भी टेस्ट हो जाए मिडिल ऑर्डर में आके, वरना उसके लिए जगह नहीं बचेगी। तो उसने ये भी कह दिया कि ईशान किशन को वी सी एज अ फ्लेक्सिबल बैट्समैन जो कि ओपनिंग भी अच्छी करता है और मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा खेलता है। सो वी माइट यूज हिम इन बोथ द रोल्स। सो वी माइट सी ईशान किशन एंड शुभमन गिल ओपनिंग और सूर्यकुमार यादव नीचे नीचे आ जाएगा। 1 डाउन श्रेयस अय्यर, 2 डाउन केएल राहुल, 3 डाउन पॉसिबली सूर्यकुमार यादव, देन 4 डाउन जडेजा एंड देन द टीम। सो दैट कुड बी अ बिग पॉसिबिलिटी। अभी इस वक्त आई थिंक वो चल रहा होगा ओडीआई, तो वी विल गेट टू नो। जो लिसनर्स होंगे उनको पता चल चुका होगा, बट दिस इज जस्ट आवर प्रेडिक्शन। बट आई थिंक ये मुझे सुन के अच्छा लगा। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? मतलब सही है, क्योंकि ये इसको डिटेल में हमने उस पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, एंड आई थिंक ये सही है। इफ़ यू आर गोइंग विद द माइंडसेट कि जो प्लेयर जिस पोजीशन पे वर्ल्ड कप में खेलने वाला है उसी पोजीशन पे यहाँ पे खेलाओ। बट एक ईशान किशन वैसे टाइप का प्लेयर है जो कि जब से इस लूप में है वर्ल्ड कप के, तब से उसने इधर उधर ही खेला है, या तो नीचे खेला है या ऊपर खेला है। एंड इट्स नॉट लाइक कि कंसिस्टेंटली उसको एक ही जगह पे खिलाया गया है। हमने एशिया कप फाइनल में भी देखा कि अल्टीमेटली उसने ओपनिंग कर ली थी, चाहे वो लो स्कोर था इसलिए करी हो, पर करी तो थी ओपनिंग। सो आई थिंक ईशान किशन ही वैसा टाइप का प्लेयर था जिसको ऊपर नीचे करा जा सकता था इस पॉइंट पे। बाकी से अगर हम लोग केएल राहुल का नाम लेते तो वो इधर वे अभी बंदा आया है, उसको ज़्यादा टेस्ट मत कराओ, जहाँ पे खेल रहा अच्छा वहाँ पे खिलाओ। बाकी ईशान किशन को ठीक है यार, उसको वैसे भी ऊपर जाएगा, रन मारेगा तो कॉन्फिडेंस ही मिलने वाला है। हाँ, मतलब आई एम ऑल्सो ग्लैड कि ये सारी बातें ना, ये 6 के 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे क्लियरली लेआउट करना। आई अप्रिशिएट राहुल द्रविड़ फॉर कमिंग आउट एंड पुटिंग आउट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियरली। सो द नेक्स्ट पॉइंट विच इज गोइंग टू बी अबाउट ऑफ कोर्स रविचंद्रन अश्विन के लिए द्रविड़ ने कहा है, और यहाँ पे ना हमें थोड़ा स्पेकुलेट करना पड़ेगा, बिटवीन द लाइन्स रीड करना पड़ेगा। अश्विन के लिए कहा है कि इट इज नॉट अ ट्रायल फॉर अश्विन, इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, जहाँ पे वो खुद फिगर आउट कर सकता है, बिकॉज ही हैज नॉट प्लेड इन दिस फॉर्मेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ इट। एक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए, सो दैट वर्ल्ड कप में वो तैयार हो। ऐसा बोला उसने। ये बोला उसने वर्ल्ड कप के तैयार हो, वही कैच है। अच्छा, अब डिड ही रियली मीन टू से कि वो वर्ल्ड कप में एक्चुअली में खेलने वाला है? हाँ। या फिर अगर वर्ल्ड कप में खेले तो तैयार हो? हाँ। उसने कहा है वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो। डिड ही जस्ट स्पिल सम बीन्स देयर? मुझे लगता है कि इसका आंसर ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है दोनों में से, बट व्हाट आई थिंक इस शायद ये है कि अगर वो इसमें परफॉर्म करता है, अगर वो वर्ल्ड कप में खेलना चाहता है तो ही कैन परफॉर्म इन दिस, ताकि वो रेडी हो सके उस चक्कर में।
सो आई डोंट थिंक कि इस चीज़ से वो ये कह रहा है कि उसकी पोजीशन पक्का है, बट वो ये कह रहा है कि अगर वो वर्ल्ड कप में खेलता है तो ताकि वो रेडी हो सके उसके लिए, तो यहाँ पे खेल सके वो. इफ यू हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन कि कौन अल्टीमेटली सिलेक्ट होगा सिलेक्ट, क्यों? बस लगता है, फीलिंग है. अक्षर पटेल अगर फिट हो गया तो यार पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि क्या कर रहे हैं लोग. मुझे लग रहा है पैर तोड़ देंगे, वो हो जाएगा, अश्विन आ जाएगा अल्टीमेटली. कुछ भी होगा पर अश्विन आ जाएगा अल्टीमेटली. आ जाएगा. आई वुड बी सरप्राइज. और जैसे वो ऐसा ना, शायद गलती से बोल दे राहुल द्रविड़ ने, हो सकता है, पता नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत लगा सुन के कि अच्छा क्या ही सही. मतलब मैंने वो रिवाइंड करके देखा 10 सेकंड पीछे जाके देखा पूरा कि ये क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पे. तो मे बी ही डिड नॉट से दैट थिंग राइटली इन द सेंस कि ग्रामेटिकली उसने ये बोल दिया कि वो एक्चुअली में खेलने वाला उसके लिए रेडी हो रहा है. मे बी ही मेंट कि अगर खेलेगा तो रेडी होना चाहिए. बट जो भी है, कभी कभी सच निकल जाता है. ऑन पेपर तो सच है. तो यू नेवर नो भाई. बट द लास्ट पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे आई थिंक थोड़ा टेक्निकल भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा हर क्रिकेट फैन के लिए समझना. ये चीज़ मैंने सोची नहीं थी पहले, और आई डोंट थिंक हमें से किसी ने सोचा होगा ये, बट राहुल द्रविड़ का एक नया फ्रेश पर्सपेक्टिव था इस चीज़ पे. राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि आज की जो टीम है हमारी उसमें पार्ट टाइम बॉलर्स क्यों नहीं है ऊपर. हमने देखा था जो 2011 की भी टीम थी उसमें युवराज नंबर 4 पे था, रायना था नंबर 5 पे, वो भी डालता था बॉलिंग. इवन तेंदुलकर एंड सहवाग वर केपेबल ऑफ रोलिंग देयर आर्म व्हेनेवर नीडेड. तो वो कोई इशू था नहीं कभी भी उसका. सिर्फ गंभीर ही ऐसा बंदा था जो बॉलिंग नहीं करता था वहाँ पर. तो पूछा गया राहुल द्रविड़ से कि आज के टाइम पे क्यों नहीं है इंडिया में ऐसा. बिकॉज वो चीज़ हमें दिख रही है ना कि बाकी टीम्स में 8 बॉलर भी हैं, 9 बैट्समैन भी हैं. हमने पिछले पॉडकास्ट में ऑस्ट्रेलिया का ब्रेक डाउन करा था, हर कोई बैटिंग कर रहा है. हाँ, इंग्लैंड के साथ भी सेम है. एवरीबडी हैज़ दैट आर्सेनल राइट नाउ. इंडिया के पास प्रॉब्लम उतना नहीं है शायद इस वक्त, बिकॉज 6 बॉलर्स होते हैं एसेंशियली और 7-8 बैट्समैन होते हैं. तो राहुल द्रविड़ से पूछे कि पार्ट टाइम बॉलर्स क्यों नहीं है. तो राहुल द्रविड़ ने कहा फर्स्टली इंडिया का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म जो विजन है वो यही है कि हमें गोइंग फॉरवर्ड लिमिटेड ओवर्स में काफ़ी सारे ऑलराउंडर्स इंकॉर्पोरेट करने हैं. ओके. जो कि हम लोग बाकी टीम्स में भी देख रहे हैं. उसने इस चीज़ से ये क्लैरिफाई करा कि बाकी टीम्स में पार्ट टाइमर्स नहीं है, वो ऑलराउंडर्स हैं. हाँ, ठीक है, वो जेन्युइनली बॉलिंग कर सकते हैं. हाँ. तो जो पार्ट टाइमर्स वाला जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता आज के क्रिकेट में, ओडीआईज में. क्यों पूछा गया क्यों? कहता कि यार आप रूल्स देखो. एक तो 2 नई बॉल होती हैं इस वक्त, वो पहले 1 नई बॉल हुआ करती थी. 2 नई बॉल का मतलब बॉल जो है वो सिर्फ 25 ओवर पुरानी होगी. 25 ओवर पुरानी हो रही है, मतलब बॉल इतनी वेयर एंड टेयर उसमें इतना हो नहीं रहा. अभी भी हार्ड है बॉल. जितनी हार्ड बॉल होगी उतना तेज भागेगी बॉल बैट से लग के, तो रन स्कोर करना ईजी है. सेकेंडली, अब पावर प्ले जो सेकंड पावर प्ले होता है, पहले होता था कि पहला पावर प्ले 10 ओवर का होता था और फिर 2 पावर प्ले होते थे. एक बैटिंग टीम चूज करेगी, एक बॉलिंग टीम, जब चाहे कर सकती है, और दोनों 5-5 ओवर के होंगे और उसमें सिर्फ 2 फील्डर बाहर होंगे. अब रूल चेंज हो गया, अब तीनों पावर प्ले कोई भी चूज नहीं कर सकता. ओके. 50 ओवर को डिवाइड कर दिए. पहले 10 ओवर में सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं. 10 से लेके 40th ओवर में जो बीच के 30 ओवर्स हो गए उसमें सिर्फ 4 फील्डर बाहर होते हैं, और आखिरी के 10 ओवर में 5 फील्डर बाहर होते हैं. हाँ. तो पहले जो मिडिल फेज है 10 से 40 ओवर का, यहाँ पे पहले 5 फील्डर बाहर होते थे. जब वो 5 ओवर का पावर प्ले होता था सिर्फ तभी अंदर आते थे. तो तब आप पार्ट टाइमर्स को यूज कर सकते थे क्योंकि 5 फील्डर आपके पास प्रोटेक्शन के लिए हैं पीछे, तो आपके पास रन बचाने के मौके होते थे. ही सेड कि एक तो बॉल पुरानी नहीं हो रही है, बॉल एकदम हार्ड है, और सिर्फ 4 ही फील्डर आप पीछे कर सकते हो. तो पार्ट टाइमर से मैं कराऊंगा तो पिटिंग है, वो कैसे बचाऊं मैं उनको. राइट. सो ही सेड कि इट इज़ नॉट लाइक हमारे जो बैट्समैन है वो नेट्स में बॉलिंग नहीं करते, बॉलिंग सब करते हैं. विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब अपना दे रोल देयर आर्म व्हेनेवर नीडेड, जैसे कि पहले सचिन और सहवाग करा करते थे. इट्स जस्ट दैट अब मैं उनको मैचेस में यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कोर्स अब वो कंडीशन सपोर्टिव नहीं है यार. मैं क्या करूँ इसमें. एंड सो इफ यू सी, ये चीज़ हर टीम में हो रही है. जो आप कह रहे हैं ना कि इंडिया में पार्ट टाइमर्स की कमी क्यों है, पार्ट टाइमर अब कहीं भी नहीं है, ऑलराउंडर्स हैं प्रॉपर. राइट. और इंडिया का विजन वही है कि लॉन्ग टर्म में हमें ऑलराउंडर्स और लेके आने हैं. बट एज ऑफ नाउ जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके साथ हम बेस्ट यूज करने वाले हैं अपना, एंड लेट्स सी कैसा होता है वर्ल्ड कप में. तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ थी, बट आई थिंक बहुत ही एक होता है जो बंदा खेला हुआ वही बता सकता है. हाँ, राइट. बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट लगी मुझे, और जब मैंने सोचा इसके बारे में तो इट मेड सेंस. ऑफ कोर्स थोड़ा सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं इस चीज़ को लेके, बट ऑन अ टेक्निकल साइड एटलीस्ट ये लॉजिकल लगा मुझे सुन के. मुझे लगता है कि यही चीज़ है कि फर्स्टली तो मुझे लगता है कि इट्स अ मैसिव थैंक्स टू राहुल द्रविड़, क्योंकि ओवरली आके ये सब चीज़ें क्लियर आउट करना बिफोर द वर्ल्ड कप वॉज नेसेसरी, क्योंकि इन जनरल काफ़ी हेटेड फैल रही थी सोशल मीडिया में, एंड जो नैरेटिव है अबाउट इंडिया गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव था नहीं. सो अगर बेसिकली हम क्लैरिटी लैक कर रहे थे और आपने क्लैरिटी प्रोवाइड कर दी, वो चीज़ प्रॉप्स टू द इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स राहुल द्रविड़. सो भाई अच्छा उन्होंने कर दिया. ये जो स्पेसिफिकली ऑलराउंडर वाली चीज़ जो बोली है,
आई थिंक इम्प्लीमेंट करना विल बी वेरी टफ, क्योंकि हम लोग इसी के चलते हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अपकमिंग प्लेयर्स जो हैं अभी सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं, क्या पता वो आगे जाके बॉलिंग डालना भी स्टार्ट करें, या फिर हम ऐसे प्लेयर्स लाएं काफ़ी सारे जो कि ऑलराउंडर हो स्टार्टिंग से ही। आई थिंक ये वही बात है ना जो हमने कहा था पहले की पुरानी वीडियोस में कि आगे जाके तीनों फॉर्मेट के अलग अलग टीम होंगी, अलग अलग कोचेस होंगे, वो स्पेशलाइजेशन होंगी, तो आई थिंक तब ऑटोमेटिकली ऐसे प्लेयर निकल के आएंगे, वो ब्रीड ऐसी निकल के आएगी जो अगली जनरेशन होगी क्रिकेटर्स की। So I think इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, and India has a knack of producing world class players. So I don't think that should be an issue. Okay. But we are still a bit far away from that. तो let's see क्या होता है. In hindsight शायद ये बात सही लगे हमें सुनने में आज से 10 साल बाद. But ठीक है, देखते हैं. But to end the cricket segment and the podcast on a lighter note, let's just quickly go over 2 more topics जो कि मैं चाहता था because trend में है अभी काफी. Okay. And I know podcast काफी लंबा है, but I hope सबको मजा आया हो यहाँ पे. The last 2 podcasts are going to be not about topics on field. The last 2 podcasts, sorry, topics. Not going to be about on field performances, but 2 things that are very closely attached to the World Cup. Okay. पहली बात तो World Cup का जो anthem आया है, how would you rate that? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई नो कि इस पे भी काफ़ी डिवाइड ओपिनियंस हैं, काफ़ी लोग गरिया रहे हैं इस चीज़ को एंड काफ़ी लोग थोड़े सपोर्ट में. मुझे ऐसा लगता है, मुझे पसंद नहीं आया. देखो मुझे लगता है कि आजकल ना ट्रेंड है हर चीज़ को हेट करने का. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट दैट बैड. जैसा कि मैंने ट्वीट भी करा था कि IPL के पिछले कुछ सीजन्स ले लो जो एंथम आते हैं, उसके सॉन्ग आते हैं, और जो फीफा ने निकाले हैं, जितने वाहियात है वो, उस कंपैरिजन में ICC has done a good job. आई थिंक कंसिस्टेंटली ड्रॉप हुए हैं सारे गाने. मुझे लगता है कि जो लोग गंदा कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन स्पेसिफिकली बिकॉज ये ट्वीट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. क्या ICC से जो बोला गया था कि ऐसा एक गाना निकालो प्रॉपर टाइप का, दे घुमा के जो गाना था, उसके बाद से एवरीवन हैड दैट एक्सपेक्टेशंस इन दैट माइंड, क्योंकि वो गाना आइकॉनिक है, वो लेजेंडरी गाना है. बट डोंट यू थिंक कि ये एक नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर भी आ गया है और हम लोग अल्टीमेटली जीत गए इसलिए वो ज़्यादा मुझे लगता है वो दोनों गाने जो सुनेंगे उसमें भी कैची ज़्यादा गाना वही है. नहीं होगा, बट जितना हेट मिला है, हाँ, जिस लेवल का, नहीं प्रॉब्लम होता, हेट डिजर्व नहीं करता वो. मतलब ये एक तो आज की जनरेशन में ना ये चीज़ मुझे लगती है, अगेन हम थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएंगे यहाँ पे, कि जबरदस्ती में ग्लोरीफाई करना है कि हाँ पहले तो था वो तो ये था, पहले तो था वो तो ये था, ये तो सब बेकार है. आधे से ज़्यादा बच्चे तो उस टाइम पे 5-6 साल के होंगे जो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, उनका तो आइडिया भी नहीं था. राइट. सो मुझे लगता है थोड़ा बहुत फालतू का हेट मिल रहा है. मैं तुम्हें पसंद आया था गाना? मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा फालतू का हेट मिला है जितना मिलना नहीं चाहिए था. हाँ. और उसकी वीडियो वगैरह में तो काफी सारे यूट्यूबर्स वगैरह भी आए, क्रिएटर्स भी आए, तो पूरे ने ट्राई तो पूरा करा मार्केट करने का अच्छे से. बट आई थिंक एक और मैं चीज़ कहूँगा यहाँ पे मार्केटिंग को लेके कि इजंट इट टू लेट मार्केट करना वही, क्योंकि अब तो वर्ल्ड कप स्टार्ट ही होने वाला है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है, अभी आपका गाना रिलीज हुआ है. एंड द रीजन इज एशिया कप. एग्जैक्टली. जब आपका एशिया कप ही जो है वो वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले खत्म हो रहा है, अगर आप तभी मार्केटिंग करना शुरू कर दोगे तो एशिया कप की हाइप गिर जाएगी. एग्जैक्टली. तो ये वही है कि आपने शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है पूरी. कैसे शेड्यूलिंग करिए कि मतलब आप क्या ही कर सकते हो उसमें. फिर आप अपने पैर भी कुल्हाड़ी मार रहे हो. आपका एक प्रोडक्ट जो आपके दूसरे प्रोडक्ट का मार्केट शेयर खा रहा है, वो वाली बात हो जाएगी. थोड़ा अनफॉर्चुनेट था. बट द लास्ट टॉपिक विच इज द इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी फॉर द वर्ल्ड कप. भाई वो एक अच्छी चीज लगी मुझे. हाँ सेम. बहुत मजा आया मुझे देख के वो जर्सी. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? क्योंकि यार जैसे सबको पता है अभी तक यहाँ पे 3 स्ट्राइप थे, जैसे मड्रिड की जर्सी में 3 स्ट्राइप है, एडिडास के जितने भी होते हैं यहाँ पे 3 गोल्डन स्ट्राइप है. अब उनने स्ट्राइप तो रखे हैं 3, बट वो इंडिया के कलर्स में हो गए. बेसिकली ऑरेंज वाला डाल दिया उन्होंने वहाँ पे पैटर्न, ऑरेंज ग्रीन और वाइट. ऑरेंज ग्रीन और वाइट. सो वो चीज़ दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है एंड इन जनरल भी अच्छा ही है भाई. और सबसे बड़ी बात ये है कि ड्रीम 11 हट जाएगा. हाँ अच्छा, ड्रीम 11 हट रहा है. अच्छा वर्ल्ड कप आ जाएगा. वर्ल्ड कप आएगा. जितने भी ICC टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें सिर्फ कंट्री का नाम लिखा होता है, जैसे हमने WTC फाइनल में देखा था. तो वही बात है कि यहाँ पर आई थिंक जर्सी का ओवरऑल एस्थेटिक काफी इंक्रीज हो जाएगा, काफी लेवल अप हो जाएगा फॉर श्योर. एंड यहाँ पे एक वर्ल्ड कप का साइन भी होगा. एडिडास जो है वो स्लीव पे मूव ऑन कर जाएगा. ड्रीम 11 का भी आई थिंक किसी स्लीव पे वो लोगो आ जाएगा कप वाला. सो लेट्स सी क्या होता है. बट ओवरऑल हाँ भाई, आई थिंक अ वेरी गुड जर्सी टू एंड ऑफ विद. आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप की जो जर्सी थी कई लोगों को पसंद आती है वो, बट मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी. बहुत प्लेन सी लगी थी मुझे. एंड 2015 की जो जर्सी थी वर्ल्ड कप की वही बहुत प्लेन सी लगी थी. राइट. तो ज़्यादा कुछ कलर्स भी नहीं थे दोनों में. मतलब आप कुछ ऐसा बहुत अगली चीज कर भी नहीं सकते थे उस कॉम्बिनेशन में. मतलब वो बहुत क्लासिकल लुक था. तो वो बुरा नहीं लगता, लेकिन बहुत कुछ आई कैचिंग और एक क्या बना दिया मस्त सा, वो नहीं लगता. ये अच्छी है, ये वाली अच्छी है. ये वाली अच्छी है. आई थिंक 2011 वाली मुझे बहुत अच्छी लगती थी. उसके पीछे वो स्पाइडर टाइप का डिजाइन भी होता था, बहुत अच्छा लगता था. ये वाला भी आई थिंक इज अ वेरी गुड लेवल अप ऑन दैट. आई थिंक लास्ट टाइम जो T20 वर्ल्ड कप की जर्सी थी लास्ट ईयर वो भी बढ़िया थी, सुंदर थी. सो जर्सी में तो अच्छा कर रहे हैं भाई. बट लेट्स सी ऑन फील्ड व्हाट अ ट्रॉफी. RCB वाला क्या था वो एंथम में, क्या था उनके? जर्सी यू विल नेवर सी. हां जर्सी अ किट यू विल नेवर सी, कुछ ऐसे करके था. अ बेटर किट यू विल नेवर सी ऐसे करके. भाई मतलब तुम अपने एंथम में अपनी जर्सी की तारीफ कर रहे हो, लोग अपने ट्रॉफीज की तारीफ करते हैं.
तो आई होप कि इंडिया ऐसा ना करे, Right. बट लेट्स सी भाई. आई थिंक वो एडिडास से जो लेटेस्ट कैंपेन निकाला वर्ल्ड कप के लिए, वही बड़ा बढ़िया सा लगा मुझे. उसमें ऐसे लिखा हुआ है 1983 कुछ ऐसे करके कि ब्रेक थ्रू है, द स्पार्क, नहीं हाँ द स्पार्क, फिर 2011 द ग्लोरी, और फिर 2023 द ड्रीम, ऐसे करके. ओके तो वो 3 वर्ल्ड कप्स खेले. तो भाई लेट्स होप कि ड्रीम कम्स ट्रू, हाँ. हमारा जो ड्रीम है. बट यार यहाँ से पॉडकास्ट एंड करते हैं. अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. कमेंट करके बताइएगा कि भाई आपको कौन सा, किसी भी चीज़ में आप डिसएग्री करते हैं, अग्री करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना हम लोगों को. और भाई जो नेक्स्ट वीडियो है, जो आई थिंक हमारे ओपिनियन में बेस्ट होना चाहिए आपको, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट करो. बाकी मिलते हैं भाई, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं.